नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today inshallah we have to start new chapter, that is government grant IS 20। स्क्रीन शेयर की नजर आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट स्क्रीन मैंने शेयर की नजर आ रही है आप लोगों को? सर नजर आ रही है सर नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। ओके गुड। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट, इसमें देखिए कुछ डेफिनेशन है और हर आईएएस जिस तरह हम एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं विद की डेफिनेशन, तो गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे डिफाइन भी है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट की डेफिनेशन कि गवर्नमेंट क्या है, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट असिस्टेंट क्या है, और उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू इनकम, फॉरगिवेबल लोन्स और फेयर वैल्यू। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। ये बताएं गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? एनीवन इन द क्लास हैव एनी आइडिया व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? सर जो गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, वो अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, मतलब जिस तरह पब्लिक के लिए वो पार्क्स बना देती है या इंफ्रास्ट्रक्चर की उसके लिए फाइनेंस करती है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स में ही आता है। इसके अलावा एनीथिंग एल्स, कोई और इनपुट देना चाहे इसमें फर्दर? सर जो आपको सब्सिडीज मिलती हैं वो भी गवर्नमेंट ग्रांट में ही मेरे ख्याल से हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। असल में देखिए एक होता है गवर्नमेंट ग्रांट और एक वर्ड होता है गवर्नमेंट असिस्टेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंट बेसिकली देखिए गवर्नमेंट असिस्टेंट एक जनरल वर्ड है। ठीक है, हर गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंट्स तो होती है, लेकिन हर गवर्नमेंट असिस्टेंट्स गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती। जिस तरह हम एक बात कहते हैं ना कि हर शेयर होल्डर एक स्टेक होल्डर तो होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। ये बात तो पता है ना सबको? हर स्टेक होल्डर हर शेयर होल्डर एक कंपनी का स्टेक होल्डर तो होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता। ये बात पता है सबको? जी सर। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली वन ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट किसी खास एंटिटी को स्पेसिफिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करे अगेंस्ट पास्ट या फ्यूचर कंप्लायंस बाय एन एंटिटी। देखिए पहली बात तो देखिए आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? उसका मुल्क तरक्की करे या मतलब तरक्की ना करे? डेफिनेटली तरक्की करे, इकोनॉमी ग्रो करे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, पर कैपिटल इनकम बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े। तो गवर्नमेंट अपने टारगेट, यार ये कोई लिख रहा है काइंडली इसको मिटा दें आप लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और एक मिनट मैं स्क्रीन बंद करके दोबारा ऑन करूंगा क्योंकि किसी ने कुछ लिख दिया अभी स्क्रीन से। जब तक मैं दोबारा तो शो नहीं करूंगा ये जाएगा नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। राइट, जी स्क्रीन शेयर हो गई है स्टूडेंट? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा गवर्नमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या दी गई है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन देते वक्त वर्डिंग कुछ इस तरह है, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नमेंट एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। मतलब गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट एजेंसीज हो, गवर्नमेंट हो, सिमिलर बॉडीज हो,
चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो सब IS 20 के मुताबिक किसकी डेफिनेशन में काउंट की जाती है? अकॉर्डिंग टू IS 20 ये सारी चीजें किसमें काउंट होती है? गवर्नमेंट एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज, वेदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अकॉर्डिंग टू IS 20 ये सारी चीजें किसमें काउंट होती है? गवर्नमेंट में, राइट? गवर्नमेंट। ठीक है, अब आ जाए गवर्नमेंट असिस्टेंट क्या है। गवर्नमेंट असिस्टेंट कहते हैं एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन या टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria। गवर्नमेंट असिस्टेंट क्या है? गवर्नमेंट के वो एक्शन जो के किए जाएं किसी खास एंटिटी को प्रोवाइड किए जाए इकोनॉमिक बेनिफिट या रेंज ऑफ एक्टिविटीज को अंडर सर्टेन क्राइटेरिया, एक्शन बाय गवर्नमेंट, राइट? अच्छा, अब जरा एक मिनट, मैं अभी 2-3 डेफिनेशन पढ़ के फिर दोबारा गवर्नमेंट असिस्टेंट पे आता हूँ। जरा देखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन क्या है। असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट इटसेल्फ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ, अब जो मैं ये लिख रहा हूँ ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी, ट्रांसफर of resources to an entity in return for past or future compliance with certain condition relating to the operating activities of the entity। अभी आगे नहीं पढ़िएगा। गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन आपसे कहती है कि गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंट है गवर्नमेंट की, जो के मकसद क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। उसमें क्या किया जाता है? रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइज बाय द एंटिटी। आपने या तो पास्ट में कोई अच्छा काम किया है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने आपको ये ग्रांट दी है, या गवर्नमेंट आपसे फ्यूचर में कोई अच्छा काम करवाना चाहती है जो कि आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता हो। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने आपको क्या दी है? ग्रांट दी है। अच्छा, सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड कोई बताएगा? गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन स्टार्ट कहां से हो रही है? यस, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट इटसेल्फ एक असिस्टेंस है। लेकिन याद रखिएगा हर गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती, बस ये चीज हमें रखिएगा। हर गवर्नमेंट असिस्टेंट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती। डेफिनेशन पे अगर आप फोकस करें ना तो डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है? डेफिनेशन आपसे कह रही है असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस टू एन एंटिटी, टू एन एंटिटी। क्यों कर रही है गवर्नमेंट? फॉर एग्जांपल सपोज कर एक एंटिटी है, उसका नाम है ABC कंपनी, ठीक है? एक एंटिटी है और उसका नाम है ABC कंपनी। गवर्नमेंट ने इस एंटिटी को एक खास रिसोर्स प्रोवाइड की, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू ABC, टू एन एंटिटी। क्यों किया भाई? इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी को गवर्नमेंट ने, सपोज करें, एक डायग्राम में बना रहा हूं ये आपको, ये यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम ये आपको नजर आ रही है, छोटी सी डायग्राम नजर आ रही है? सपोज ये एक इंडस्ट्रियल लैंड है, ठीक है? और ये जमीन गवर्नमेंट की है, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट ये जमीन किसको दे रही है? गवर्नमेंट ये जमीन किसको दे रही है? स्टूडेंट, आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? काइंडली लेट मी नो प्लीज। जी सर। जी सर, आ रही है। यस सर, तो आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये मैंने एग्जांपल दी, एक इंडस्ट्रियल जमीन है, लैंड,
क्या ये एक एसेट है, ये रिसोर्स है ये? जी सर। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट ये दे रही है एबीसी कंपनी को, तो ये गवर्नमेंट है। की एक तरीके से असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। इसमें रिसोर्स क्या है? जमीन। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? टू एन एंटिटी एबीसी को, इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। देखिए याद रखिए, गवर्नमेंट जब किसी एंटिटी को ग्रांट देती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कॉल आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? कॉल आ गई थी जरा, एक आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा सर था, गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है ना, एक बात तो ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट जब किसी एंटिटी को ग्रांट देगी तो उसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, राइट। मतलब गवर्नमेंट बगैर किसी कंडीशन के आपको ग्रांट नहीं देगी, ये बात लिखी हुई है ना, सर्टेन कंडीशन। नजर आ रहा है लिखा हुआ सर्टेन कंडीशन? ये सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं स्क्रीन आ नहीं रही? आ रही सर। अच्छा अब बताएं, स्क्रीन आई? सर आ रही है सर, मेरे पास आ रही है स्क्रीन, मेरे पास तो आ रही है। आ रही है ना? अच्छा ये बताएं, मैं कुछ स्क्रीन लिख नहीं रहा आ हूँ, रही। मैं कुछ लिख रहा हूँ, सर बताएं मैंने नहीं आ क्या रही है लिखा है? स्क्रीन। क्या लिख रहा हूँ ये मैं? सर आप गवर्नमेंट लिख रहे गवर्नमेंट हैं लिख सर, रहा आप ना सही है, लिखिए। ठीक है भाई, स्क्रीन आ रही है। अच्छा, नहीं असिस्टेंट आ बाय रही सर। गवर्नमेंट, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें वो रिसोर्सेस क्या करती है? ट्रांसफर करती है किसी एन एंटिटी, किसी एक एंटिटी को
चू करती है इन रिटर्न ऑफ पास्ट और फ्यूचर। अब फॉर एग्जांपल ये जमीन गवर्नमेंट ने दी, सपोज कर ले तो ये जमीन गवर्नमेंट ने आईसीएमए को दे दी। भाई क्यों दी? गवर्नमेंट ने कहा कि आपने यहाँ पे आईसीएमए का एक और कैंपस बनाना है और यहाँ जो स्टूडेंट आए उनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा होगा? आईसीएमए कैंपस बढ़ जाए और बच्चे आके फ्री में तालीम हासिल करें, क्या गवर्नमेंट को फायदा होगा? हाँ, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा सर हमारा। लेवल बढ़ेगा, लोगों को जो है वो एजुकेशन मिलेगी, लोगों की डेफिनेटली जॉब्स मिलेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, आपका नेशनल इनकम बढ़ेगी, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा सर। ठीक है ना? सर जॉब ना मिले ना, कम से कम इंसान बच जाएंगे लोग। बिल्कुल। देखिए बात ये है, अच्छा मेरे डाउट में ऐसा एक सवाल भी है, वो मैंने इंटरनेशनल बुक से लिया है, जिसमें एक गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल बुक का सवाल है बाहर का, उसमें ये कि गवर्नमेंट ने एक एंटिटी को पैसे दिए 120 मिलियन, ठीक है, और उसने कहा है कि 90 मिलियन की आपने कॉलेज की बिल्डिंग खरीदनी है और 30 मिलियन 4 साल की फीस है जो बच्चे अंडर डेवलप एरिया से यहाँ पढ़ने आएंगे। तो अब आप देखिए, अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट को हासिल करने के लिए वो आपसे एक तरीके से गिव एंड टेक वाली कहानी कर रहा है गवर्नमेंट। याद रखना, गवर्नमेंट बगैर कंडीशन के ग्रांट नहीं देगी। गवर्नमेंट जब आपको ग्रांट देगी तो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ उसकी क्या अटैच होंगी? कंडीशंस, राइट? सर एक दूसरी भी एग्जांपल चल रही है इनके, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे सोलर का लोन दे रही है लोगों को कि भाई आप सोलर पे, बैंकों को भी बोला है कि भाई आप कम इंटरेस्ट चार्ज करें, तो ये भी एक किस्म का ग्रांट ही हो सकता है। जी कह सकते हैं एग्जांपल कुछ। अब यहाँ पे लेकिन देखिए याद रखे, अच्छा अभी मैंने एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट ग्रांट इटसेल्फ एक गवर्नमेंट असिस्टेंस है। हर गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंस तो है, लेकिन हर गवर्नमेंट असिस्टेंट गवर्नमेंट ग्रांट होती है नहीं होती? नहीं होती। नहीं होती। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें एक बात सुने, फॉर एग्जांपल आप मेरी छोटी सी बात सुने कि एक कंपनी है, और क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट का डेफिनेशन में एक वर्ड यूज हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी। जब गवर्नमेंट किसी एंटिटी को रिसोर्सेज ट्रांसफर करेगी तो ये बताओ क्या आपके पास पैसा आएगा? जब गवर्नमेंट ट्रांसफर रिसोर्सेज, सॉरी, जब गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी रिसोर्सेज तो क्या आपके पास कोई एसेट आएगा? जी सर। उस एसेट को क्या आप सर आएगा, करोगे? उसको हम एसेट बनाएंगे अपना। ठीक है, कैपिटलाइज करोगे। इसका मतलब है गवर्नमेंट किसी खास एंटिटी को जब रिसोर्सेज ट्रांसफर करे इन रिटर्न फॉर पास्ट एंड फ्यूचर कंप्लायंस बाय द एंटिटी, मतलब फ्यूचर या पास्ट में उसने कोई अच्छा काम किया हो उसके रिटर्न में। अब आप देखिए गवर्नमेंट असिस्टेंट से एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल साइड एरिया में फैक्ट्री बनी हुई है बहुत सारी, यस और नो? जी सर। यस सर। अब सपोज करें कि साइड एरिया में जो है ना वो रोड सही नहीं बना हुआ, वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, लोगों को रात को निकलने में प्रॉब्लम होती है, खुदा ना खाते स्नैचिंग या कोई मसला है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, साइड एरिया में रोड बनवा दिया, साइड एरिया में लाइटें लगवा दी, साइड एरिया में मोबाइल की गाड़ी खड़ी करवा दी ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब ये बताओ ये गवर्नमेंट ग्रांट है या गवर्नमेंट असिस्टेंस है? असिस्टेंस है सर। गवर्नमेंट असिस्टेंस है सर। क्योंकि ये किसी एक एंटिटी को नहीं है, ये रेंज ऑफ एंटिटीज को है। वैसे असिस्टेंट एक एंटिटी को भी हो सकती है लेकिन वो गवर्नमेंट ग्रांट होती है, लेकिन ये रेंज ऑफ एंटिटीज। आप मुझे बताएं अगर वहां पे 50 फैक्ट्रीज है, 50 कंपनीज है, तो वो 50 की 50 कंपनीज उस मतलब पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी को वैल्यू कैलकुलेट करके? नहीं सर, नहीं हो सकता ये। लेकिन जब गवर्नमेंट किसी खास एंटिटी को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी तो वो एंटिटी उस रिसोर्स को अपनी बुक में डेबिट करेगी और वो सर नॉन उसके करंट कंट्रोल में आ जाता है ना। जी बोले आप? मतलब गवर्नमेंट ग्रांट में वो चीज उस एंटिटी के कंट्रोल में आ जाती है, इसलिए वो अपने पास रिकॉर्ड करता है। वेरी गुड। वो एसेट, वो रिसोर्स उस एंटिटी के कंट्रोल में आ जाती है। इसका मतलब असल में मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट क्रिएट करना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा था कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड गवर्नमेंट ग्रांट। हर गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंस है, लेकिन हर गवर्नमेंट असिस्टेंट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया, रोड बनवा दिया, लाइटिंग करवा दी, आपकी टेलीफोन की सहूलियात वहाँ प्रोवाइड कर दी, और एक रेंजर्स की गाड़ी खड़ी करवा दी ताकि लोगों को आने जाने में मसला नहीं हो। ये सब क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंट। इसको कोई स्पेसिफिक एंटिटी अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसको कहा जाता है गवर्नमेंट असिस्टेंट।
लेकिन इसके अलावा भी असिस्टेंस है। जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसकी डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट। लेकिन ये ध्यान में रखना, या तो पास्ट में गवर्नमेंट ने आपसे कोई नेकी करवाई है, या गवर्नमेंट फ्यूचर में आपसे कोई नेकी करवाना चाहती है, और फ्यूचर कंप्लाइज विद सर्टेन कंडीशन। गवर्नमेंट कंडीशन जरूर लगाएगी। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट की जो कंडीशन होगी उसको आपने फुलफिल करना होगा, राइट। और वो कंडीशन होगी रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, दे एक्सक्लूड, दो चीजें इसमें शामिल नहीं होगी। कितनी चीजें? दो। दे एक्सक्लूड those form of government assistance which cannot reasonably be have a value placed upon them। वो गवर्नमेंट असिस्टेंट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है जिसकी आप वैल्यू, जैसा मैंने भी कहा ना, गवर्नमेंट ने आपको रोड बनवा के दे दिया, गवर्नमेंट ने मोबाइल की गाड़ी खड़ी कर दी गवर्नमेंट ने, क्या आप इसकी कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी मेजरमेंट कर सकते हो? जी मतलब कि नो नहीं सर, सर, नहीं कर सकते। ठीक है ना, विच कैन नॉट रीजनेबली नहीं कर सकते। हैव अ वैल्यू प्लेस अपॉन देम। तो इसका मतलब है वो असिस्टेंस तो है, वो असिस्टेंस तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। नहीं है। इसी तरह ट्रांजेक्शन विद द गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटिटी। और आपकी कंपनी की गवर्नमेंट के साथ वो ट्रांजेक्शन जो आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज से डिफरेंशिएट ना कर सके। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, गवर्नमेंट इदारे को भी वो प्रोडक्ट खरीदनी पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती? अब पड़ती फॉर है सर। एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में था वो एचपी के डिस्ट्रीब्यूटर थे, एचपी के लैपटॉप प्रिंटर, तो स्टेट बैंक भी हमारा कस्टमर था। तो स्टेट बैंक किसका इदारा है? गवर्नमेंट। अब स्टेट बैंक हमसे 200, 250, 500 लैपटॉप ले रहा है, क्या वो हम पे तरस खा के ले रहा है, ग्रांट दे रहा है, हमारी मदद कर रहा है, या नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी यही है? नॉर्मल ट्रेडिंग है। So this is not government grant. Transaction with government which cannot be differentiated from the normal trading transaction of the entity. This is not government grant. दो बातें गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, एक वो जिसकी आप कोई वैल्यू मेजर ना कर सको, और एक वो जिसपे आप अपनी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन से उसको अलग ना कर सको। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट जब आपको ग्रांट देगी ना, याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट उसके साथ क्या अटैच करेगी? कंडीशन। हाँ, और ये मैं आपको ये भी बता दूं, कंडीशन। सम टाइम ऐसा भी होता है, और मैंने सवाल भी ऐसा दिया है हैंड आउट में, कि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी और गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई थी कि आपने 2 साल तक यहाँ पे बिजनेस लाजमी करना है। हो सकता है वो 2 साल इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हो कि वो प्रोडक्ट आपकी मुल्क को 2 साल लाजमी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा, अच्छा उसने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी 2 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने उससे ग्रांट वापस ले ली थी, तो ग्रांट रीपे भी हो सकती है। देखिए याद रखिए, एक मिसाल आपको देता हूँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको एक बात याद है, मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको याद हो, प्रोविजन वाला आईएएस याद है, आईएएस 37, आईएएस 37 याद है स्टूडेंट आप लोगों को? यस सर, यस जी सर। सर। प्रोविजन हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें कितनी बातें होना जरूरी है? कि वो करंट्स पे हो, प्रेजेंट मॉनेटरी वैल्यू, प्रोबेबल आउटफ्लो मॉनेटरी एस्टिमेटेड अमाउंट हो। ठीक है ना। टाइम अगर होना पता कोई चाहिए। भी एक पीक पॉइंट अगर मिस हो जाए तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हर चीज का एक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है। अब सुने, गवर्नमेंट ग्रांट का जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ना, वो जरा सुने। गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड की जाएगी जब 2 बातें हो। कितनी बातें हो? कितनी बातें हो? 2 बातें हो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नंबर 1, आपको इस बात की एस्टिमेशन हो या ऑलमोस्ट आपको श्योर हो कि आप गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? आप जो कंडीशन अटैच है उसको क्या करोगे? कंप्लाइंस। हाँ, और नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपको ये भी कंफर्म हो, सर्टेन हो, श्योर हो कि ग्रांट विल बी रिसीव, ग्रांट विल बी रिसीव। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब ग्रांट बाद में मिलती है? भाई कभी कभी ग्रांट बाद में मिलती है,
और कभी कभी ग्रांट आपको गवर्नमेंट एडवांस में दे देती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे आईसीएमए में एक सवाल आया था, मैंने हैंडआउट में रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर शायद 8 है हैंडआउट का या 9 है। उस पर लिखा हुआ है एक कंपनी है, उसने एक एसेट खरीदना था 10 लाख रुपए का, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा 40% मैं दूंगी। 10 लाख का 40% कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख रुपए। अच्छा, वो या। 6 महीने गुजर गए, लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक आपको वो 4 लाख रुपए दिए नहीं है, लेकिन उनको सवाल में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड है कि वो कमिंग सून आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिए, बाद दफा ग्रांट एडवांस में मिल जाती है और बाद दफा ग्रांट गवर्नमेंट आपको बाद में देती है, ठीक है। तो अब ये जरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो मैं बता रहा था ना, ये जरा देखिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक मिनट, स्क्रीन चली गई है शायद, ऐसे ही है। यस सर। वो असल में बटन प्रेस हो गया, क्लोज हो गई बाय मिस्टेक, मैं दोबारा ऑन कर रहा हूँ। कोई एक स्टूडेंट लॉग इन हुआ था तो उसको एडमिट करने के चक्कर में स्क्रीन चली गई। एक मिनट यार, उबैदुल्ला कौन है? ये कितनी दफा एडमिट होता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। उबैदुल्ला कौन है यार? भाई स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के सामने? यस सर। ओके, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, ये नीचे मैं कुछ हाईलाइट करूंगा, आप बताइएगा मैंने किस चीज को हाईलाइट किया है। ये जरा देखिएगा, मैं बिल्कुल नीचे देखिएगा, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये नजर आ रहा है। सर, क्या कह रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर नहीं। भी हो रही है अब, हो गई, नहीं आ रही है आप लोगों के पास स्क्रीन? हो गई सर, हो शेयर गई। आ गई। अच्छा, जरा ये देखिएगा पर नीचे आपने क्या, हाईलाइट क्या किया है नहीं पता लगा। ये देखिए, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, नजर आ रहा है? हाँ हाँ अब आ रहा है। एन एंटिटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। एक एंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, नहीं करनी चाहिए उसको गवर्नमेंट ग्रांट। कब? कहते हैं इंक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी ग्रांट, चाहे वो मॉनिटरी हो, पैसों की सूरत में हो, या नॉन मॉनिटरी हो, एट फेयर वैल्यू नहीं कर सकती until it has reasonable assurance that the entity will comply with any condition attached to the grant, the entity will actually receive the grant. कब तक ग्रांट रिकॉर्ड नहीं कर सकते? IS 20 पैरा 7 क्या कहता है? अनलेस एंड अनटिल कितनी बातें ना हो? दो बातें। दो बातें। तो नंबर 1, आपको इस बात की इंश्योरेंस हो कि गवर्नमेंट ने जो कंडीशन अटैच की है वो सारी कंडीशन आप फुलफिल करेंगे। करेंगे, और एंटिटी विल एक्चुअली रिसीव द ग्रांट। अगर देखिए बात दफा पता है क्या होता है, इसको हम जो है ना एक्रूअल पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल लेता हूँ, मैंने आपको बोला यार फलाना काम करना है, आपने बोला सर मसला ही नहीं है, काम हो जाएगा। अच्छा, आपने काम कर दिया, लेकिन मैंने आपको भी पैसे नहीं दिए और आपका ईयर एंड आ गया, तो क्या आप इनकम को एक्रू करते हो या नहीं करते हो? जी स्टूडेंट, आपका यस सर करेंगे ना, करेंगे अनरिसीव्ड इनकम होगी है। करेंगे ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड होती है। सम टाइम आप उसको इनकम बना लेते हैं, लेकिन अभी आपको पैसा मिला नहीं है, अब उसको ग्रांट रिसीवेबल शो कर रहे होते हैं। क्या शो कर रहे होते हैं? ग्रांट रिसीव। हाँ, तो भाई अगर आपको अनअर्न्ड भी तो शो करते हैं ना। हाँ अनअर्न्ड भी शो करते हैं अगर एडवांस में मिल गई है, ठीक है। अच्छा, कब ग्रांट रिकॉर्ड होगी? जब आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस, कितनी बातों की रीजनेबल एश्योरेंस हो? कितनी बातों की रीजनेबल एश्योरेंस हो? दो बातों की, एक नंबर हम 1, कंडीशन पूरी कर सकेंगे और दूसरा हम पैसा हमें ग्रांट रिसीव रिसीव होगा। हाँ बाद दफा तो एडवांस में मिल जाता है, वो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो बाद में मिलने वाला है वो भी हम एक्रू कर लेते हैं अगर वक्त गुजर गया है, कि हमें पता होता है कि ग्रांट मिल जाएगी। अच्छा, अब ग्रांट दो किस्म की है। कितनी किस्म की है? दो किस्म की। ठीक है, एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और एक होती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। कितनी किस्म की ग्रांट है? ग्रांट ग्रांट रिलेटेड टू, ये मैंने क्या लिखा है? ग्रांट रिलेटेड टू क्या लिखा है? एसेट एसेट और इनकम। अब मैंने क्या लिखा है दूसरा? इनकम। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मेरे हैंडआउट में एक सवाल है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 120 मिलियन की ग्रांट दी है उस कंपनी को। कितने मिलियन की? 120 मिलियन, और यूएस डॉलर लिखा हुआ है, बाहर की कंपनी का सवाल है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने 90 मिलियन की एक बिल्डिंग खरीदनी है। क्या खरीदनी है? और उस बिल्डिंग में आपने बनाना है कॉलेज।
तो ये बताओ बिल्डिंग क्या है, एसेट है? यस और नो? यस सर। जी सर। ग्रांट क्रेडिट टू क्या कहलाएगी? एसेट। 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 आप उस बिल्डिंग को डेबिट करोगे अपने पास, सही है। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट ने कहा मैंने आपको टोटल कितने मिलियन दिए यूएस डॉलर, 120। बाकी कितने रह गए? 30। गवर्नमेंट ने 30। कहा है ये जो अंडर डेवलप एरिया से बच्चे पढ़ने यहाँ पे आएंगे, ये उनकी 4 इयर्स की फीस है। फीस इनकम मिल गई एडवांस में। वेरी गुड, और ये 4 साल तक अनंत से इनकम में ट्रांसफर होती रहेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये कितनी ग्रांट, किसी ग्रांट की कितनी किस्में हो गई? 2। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सर एक सवाल था जी बोले बोले। सर, सब्सिडी जो होती है गवर्नमेंट से मिलती है एम्प्लॉयर्स को, वो अलग चीज होती है देखिए या उसमें ग्रांट में आपको ये आती चेक करना है कि अगर वो कोई खास ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और उसकी आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते तो फिर वो एसेट रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे इम्पोर्ट सर होता है चीनी जैसे में सब्सिडी हमारे मिली थी परसेंटेज पे कि पर्टिकुलर हमारे परसेंटेज लेदर आपको पे भी रिटर्न मिलता मिल है। जाएगा, जी जी, तो वो तो फिर सर हमारे लेदर पे भी जो मिलता है। वो आपके अदर बेनिफिट। सॉरी। ठीक है, ओके सर। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी बोले। सर हमारे जिस तरह लेदर को सब्सिडी मिलती है कि आप लेदर बनाएं और बाहर भेजें, हाँ तो उसकी भी तो फेयर वैल्यू है। हाँ, तो फिर मतलब उसको उनको। रिकॉर्ड करेंगे, वो गवर्नमेंट ग्रांट है फिर आप। ठीक। ठीक है, जी। अच्छा अब आ जाए डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन में कौन सी टिक करूं सर एक बताइएगा? सवाल है जी बोले। सर, अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है और कोई एसेट खरीदने के लिए बोलती है तो वो एसेट किसके नाम पे खरीदा जाएगा? एंटिटी अपने नाम पे खरीदेगी या बिल्कुल गवर्नमेंट के? नहीं, एंटिटी अपने नाम पे। अभी एक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि उस एसेट पे एंटिटी का क्या हो जाता है। कंट्रोल, सही। वेरी गुड, ठीक। वेरी कंट्रोल। गुड। एक बात लेकिन ध्यान में ठीक है रखिएगा, गवर्नमेंट कंडीशन लगाएगी। जैसे मेरा एंड आउट का दूसरा सवाल है ना, सेकंड, उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एंटिटी को जमीन दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है आपने यही सराउंडिंग से लोगों को जॉब देनी है, और ये भी बता दिया कम से कम कितनी सैलरी इन लोगों को देनी है, ताकि उससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा, वहां के लोगों को क्या मिल जाएगी? जॉब्स। जॉब, जॉब्स इनकम मिलेगी तो लोगों मिलेगी, की इनकम बढ़ेगी, पर इन्फ्लेशन रेट कम कैपिटल होगा। इनकम इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रेट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, क्राइम खत्म होंगे। भाई खुदा ना खास्ता जॉब, तभी तो क्राइम बढ़ते हैं ना। हम्म, क्राइम खत्म होंगे, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी या डाउन होगी आपकी? ग्रो करे। देखो इस चैप्टर में मैं हकीकत में आपको बताऊं ना, देखो इंसान जब कोई काम करता है ना उसका मकसद होता है। आप लोग आज पढ़ क्यों रहे हो? बारिश का मौसम है और बकरीद करीब है, लेकिन फिर भी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? यू वांट टू बी अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यही बात है ना? जी सर। आपका ऑब्जेक्टिव ये है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। दिस इज माई सोर्स ऑफ इनकम अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? तो हर जी सर। बंदे का कोई ना कोई काम करने का मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब गवर्नमेंट जब किसी एंटिटी को रिसोर्स दे रही है तो ऐसी थोड़ी दे रही है। गवर्नमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है भाई। हर मुल्क की गवर्नमेंट की जाहिर सी बात है कोशिश होती है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, उसकी इंडस्ट्री ग्रो करे, उसकी जो लोगों की नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम है वो ग्रो करे, मुल्क में जीडीपी अच्छा हो, जीएनपी अच्छा हो, मुल्क में जो इकोनॉमिक आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, और आप ऊपर की तरफ जाएं, बिजनेस आप में अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये सारे काम किस तरह हो सकते हैं? जब आप, डेफिनेटली ताली दुआ से बचती है ना, गिव एंड टेक वाली बात है। गवर्नमेंट अकेले सारे काम तो नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट को लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को इंसेंटिव, लोगों को लालच, लोगों को कहना आपको हम ये काम इतना दे रहे हैं, आप इस तरह करें। उससे क्या अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपने क्या हासिल हो रहे होते हैं? ऑब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा अब ये जी बोले बोले। सर ये पूछना था कि ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ये ओवरऑल देती है या फिर पर यूनिट भी देती है? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के तहत दी जा रही है। सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी कर रही होती है। सर अगर ये पर यूनिट होगी तब तो हम स्टार्टिंग के अंदर ग्रैंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं आप? जी सर, पता नहीं होगा ना हाँ तो कितने वो यूनिट लिखा हुआ है ना बिकेंगे। ऊपर, ये बात लिखी हुई है, दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट विच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस अपॉन देम। वो गवर्नमेंट ग्रांट में शामिल
नहीं है। वेरी गुड, इज दैट क्लियर? जी सर, यानी ओवरऑल वाली शामिल है, जी, पर यूनिट अच्छा शामिल अब आ जाए ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये क्या होती है? गवर्नमेंट ग्रांट हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट एन एंटिटी क्वालिफाइंग फॉर देम शुड परचेज, कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज एक्वायर नॉन करंट एसेट। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, गवर्नमेंट ने 120 मिलियन दिए और क्या बोला उसको, ये 90 मिलियन की क्या खरीदनी है आपको, ये बिल्डिंग। हाँ, आईसीएमए को बोले आपने सीएमए टावर कंप्लीट करना है, अपना कंस्ट्रक्ट करना है, ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये गवर्नमेंट कंडीशन। अच्छा, सब्सिडी कंडीशन में ऑल्सो भी अटैच रिस्ट्रिंग, मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दे टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट, कि भाई आपने इस लोकेशन पे ये एसेट रखना है। गवर्नमेंट को पता है ना यहाँ पे फायदा होगा लोगों को, ये एसेट ये प्लांट यहाँ लगेगा, तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी भाई यहीं लगाना है आपको ये प्लांट। या आपको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दे कि भाई आपने इतने साल तक ये काम करना है और पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड और हेल्ड। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप गवर्नमेंट की ग्रांट, गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो गवर्नमेंट आपसे ग्रांट वापस भी ले सकती है। राइट, इज दैट क्लियर? जी क्लियर। अगली डेफिनेशन क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। सर अगर फ्री ट्रेड जोन जैसे 5 साल के लिए टैक्स छोड़ देते हैं तो ये हाँ। गवर्नमेंट ग्रांट में आएगी, असिस्टेंस में आएगी? ये तो असिस्टेंस है, राइट। ठीक ठीक। अच्छा, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, बड़ी सिंपल डेफिनेशन आईएएस ने दी। आईएएस ने कहा ग्रांट अदर देन रिलेटेड टू एसेट, कह रहा है जो एसेट से रिलेट नहीं करती उसको किस में काउंट किया जाएगा? रिलेटेड टू इनकम, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, उसके बाद फॉरगिवेबल लोन, लोन्स फॉर विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट अंडर सर्टेन या प्रिस्क्राइब कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ था और गवर्नमेंट सर्टेन कंडीशन के तहत वो लोन आपको वेव कर दे, तो अल्टीमेटली वो भी किसमें काउंट हो जाएगा? फॉरगिवेबल। फॉर मतलब वो भी आपके लिए सम सॉर्ट गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? यस। अच्छा, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू तो हमने कई आईएएस में डेफिनेशन पढ़ी, आपको पता है ना फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब आपके जहन में एक बात आएगी, सर यहाँ पे फेयर वैल्यू क्यों दी हुई है? भाई मैं आपको एक मिसाल दूं, आईसीएमए के सामने ग्राउंड देखा है आपने? आजकल ग्राउंड बन रहा है, देखा है आपने? सपोज करें गवर्नमेंट वो ग्राउंड जो है आईसीएमए के नाम कर दे। अब आईसीएमए अपनी बुक में उस एसेट को, ग्राउंड इतना बड़ा एसेट है, इतना महंगा एसेट, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो आईसीएमए के नाम अगर कर दिया जाए कि भाई ये ग्राउंड हम आईसीएमए को देते हैं और आईसीएमए वालों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सिर्फ आईसीएमए के बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, थोड़ी हेल्थी एक्टिविटीज होगी, तब आप मुझे बताएं ये एसेट क्या आईसीएमए अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा? यस और नो? करेगा सर। तो हम किस वैल्यू पे करेंगे? इसकी क्या कैलकुलेट की जाएगी? कौन सी वैल्यू? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, जो भी उस एसेट की फेयर वैल्यू होगी हम अपनी बुक में फेयर वैल्यू से उसको डेबिट करेंगे। दैट्स व्हाई फेयर वैल्यू वी हैव गिवन, राइट? जी स्टूडेंट क्लियर है? यस सर। ओके, थोड़ा सवाल की तरफ चलते हैं ताकि ये मजीद चीजें फिर इंशाल्लाह क्लियर होती रहेंगी। डेफिनेशन तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर ली है। पहला सवाल ये रहा, अच्छा ये थोड़ी थ्योरी बाद में पढ़ाऊंगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये आ जाए पहला सवाल, नजर आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन 1, यस सर। कोई भाई पढ़ेगा इस सवाल को? Brilliant Incorporate received a grant of 60 million to compensate it for costs it incurred in planting trees over a period of 5 years. ठीक है, Brilliant Incorporate. ठीक है, ब्रिलियंट कंपनी को गवर्नमेंट ने कितने मिलियन यूएस डॉलर की ग्रांट दी है? 60. क्या करना है? दरख्त लगाना है 5 साल तक? जी सर। क्या दरख्त लगाने से फायदा होगा मुल्क को? बिल्कुल होगा सर। आबोहवा अच्छी हो जाएगी और पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, माहौल अच्छा हो जाएगा, बाहर से टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो फायदा तो है ना गवर्नमेंट को। हेल्थ अच्छी होगी सर, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लोगों की ऐसी बात है, ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा, अल्टीमेटली
लोग एक्टिव रहेंगे, चार्ज होंगे, ज्यादा काम करेंगे, मुल्क में जितना अच्छा काम होगा डेफिनेटली भाई, लोग जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपके मुल्क की उतनी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब ये पांच, और ये सवाल जो है ना ये पेपर में आ चुका है आईसीएमए के एक मरतबा। ये सवाल तो मैंने यूएस डॉलर की करेंसी है, पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से सेम सवाल कॉपी पेस्ट हुआ था आईसीएमए के पेपर में, ठीक है ना, बस उसने करेंसी चेंज कर दी थी, ₹5 कर दिए थे। मेरे ख्याल कंपनी का नाम भी चेंज नहीं किया था शायद। तो बहरहाल अब ये देखो गवर्नमेंट ने आपको टोटल कितने पैसे दिए, 60 मिलियन, 60 मिलियन। और आपने 5 साल में खर्चा कितना किया, 30 मिलियन, 2 4 6 8 10। तो क्या आपको कोई फायदा हुआ इसमें या नहीं हुआ? 30 मिलियन सर अभी गायब है, वो फायदा गायब नहीं है, वो आपका फायदा है भाई, गवर्नमेंट ने आपसे काम करवाया ना, फायदा है भाई, सर। ठीक है। सही। अब ये बताओ ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है? इनकम होगी सर 30 वेरी मिलियन गुड। की। भाई इसका मतलब है आपकी जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप शायद ये दरख्त वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे लोग ये काम कर रहे होते हैं। कल मैं एक ऐड देख रहा था, किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था गालिबन, या मेरे पास कोई हुआ आया था, कल की बात है गालिबन, मैं होगा तो मैं आपको शायद, अगर किसी का व्हाट्सएप आया होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में। उसमें यही था कि आइए हमारे साथ मिल के दरख्त लगाइए और शजरकारी मुहिम में हिस्सा लीजिए। तो देखिए बात ये है कि क्या उससे आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री को फायदा होगा या नहीं होगा। ये मैं कराची की बता रहा हूँ, ये कराची का है जो मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था, ठीक है। अच्छा अब ये इस सवाल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये बताएं कितने साल का ये प्रोसेस है टोटल? 5 साल। ठीक 5 है, साल का। हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ IS 20 हाउ वुड ब्रिलियंट इंक ट्रीट द ग्रांट। 5 साल का प्रोजेक्ट है, ईयर 1 2 3 4 और 5, ऐसा ही है। अच्छा ये कॉस्ट कोई मुझे बताएगा, कॉस्ट मेरी कितनी लगी पहले साल की कॉस्ट, जल्दी बताएं। 2 मिलियन। 4 2 मिलियन। 6 8 और 10, ठीक है। टोटल कितनी हो गई है? 30 मिलियन। अब 30। मुझे चेक करना है कि मैं किस तरह ग्रांट इनकम को, क्योंकि ये ग्रांट इनकम का सवाल है ना, किस तरह ग्रांट इनकम को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करूं। तो आईएएस कहता है प्रोपोर्शनेट से। वेरी गुड, प्रोपोर्शनेट से। कैसे? टोटल ग्रांट 60 है, परसेंटाइल निकाल लेंगे सर। मल्टीप्लाई बाय 2/30। भाई 30 में से पहले साल कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है? 2 मिलियन सर। 2 मिलियन। सही है। सेकंड ईयर में क्या करूंगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 4/30। वेरी गुड। थर्ड में 60 मल्टीप्लाई बाय 6/30। 16। और ये बताते जाए, ये मेरे ख्याल से 4 हो गया था पहले साल, सेकंड ईयर में 8 हो रहा है, डबल हो रहा है ये हर जगह। ये मेरे ख्याल से 12 हो रहा है, चेक कर लीजिएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 8/30, this would be 16, and finally 60 multiplied by 10/30, and this would be how much? 20। Okay, good. अच्छा अब मुझे ये बताएं कि सर मेरे एक सवाल है, हम ये 60 क्यों ले रहे हैं? 60 क्या कर रहे हैं? टोटल ग्रांट 60 है। टोटल ग्रांट 60 है ना, इसलिए आपको 5 साल में कितनी इनकम रिकॉग्नाइज करनी है? 60 मिलियन तो सर। सर ये 60 टोटल जो है अच्छा समझिए हाँ आपका सही सवाल। है सर, ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस ग्रॉस इनकम है, है, सही है, ग्रॉस है। समझ गया सर। नेट हमारी 30 है, वो बताता हूँ, मैं रिकॉर्ड करके सिखाता हूँ अभी आपको। ठीक एक है काम सर। करें ना, जी सर। मैं जरा इसकी जर्नल एंट्रीज बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सवाल ज्यादा ही फैल गया, एक मिनट इसको जरा सही जी करता सर। हूँ, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा। अब जरा बेहतर हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा अब ये बताएं, ये जो मैंने सॉल्व किया ये मैं बाद में सेट कर दूंगा। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री सिखाना चाह रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, सिखाना चाह रहा हूँ जर्नल एंट्रीज। ये बताएं गवर्नमेंट ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए थे? गवर्नमेंट ने आपको कितने पैसे दे दिए थे?
अच्छा, मैं सपोज कर लेता हूँ ये Jan 1 और 2011 था, राइट? कितना कैश आया या चेक आया, कितना? 60 मिलियन। अच्छा, क्रेडिट करते डेफर्ड ग्रांट इनकम, DGI। व्हाट इज DGI? डेफर्ड ग्रांट इनकम। ये आपकी लाइबिलिटी है। DGI, डेफर्ड ग्रांट इनकम, दिस इज योर लाइबिलिटी। डेफर्ड का मतलब अभी आप इसको डेफर्ड करेंगे, ठीक है? अब ये बताएं, मैं अब पहले ईयर एंड पे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले ईयर एंड पे आपने कितना खर्चा किया था? 2 मिलियन का। 2 मिलियन का। कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी, कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 2 मिलियन। 2 मिलियन। क्या पहले ईयर एंड पे कुछ इनकम रिकॉग्नाइज होगी इनकम स्टेटमेंट पे? कितनी इनकम रिकॉग्नाइज होगी? देखिए ये नीचे 4 मिलियन। 2 मिलियन से। अब इसकी एंट्री बनेगी सॉरी, डेबिट। 4 मिलियन। व्हाट इज DGI? व्हाट इज DGI? डेफर्ड ग्रॉस डेफर्ड इनकम और GI क्रेडिट, व्हाट इज GI? डेफर्ड इनकम, ग्रॉस इनकम, ग्रांट इनकम। ग्रांट इनकम। ग्रांट इनकम। अब मेरी एक बात सुने, ये डेफर्ड ग्रांट इनकम की नेचर क्या है? अभी मैंने बताई थी, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ने आपको कितने पैसे दिए साल के पहले दिन? 60 मिलियन। तो क्या गवर्नमेंट ने जो काम बोला था वो साल के पहले दिन कर दिया आपने, ये 5 साल में पूरा होगा? 5 साल में पूरा होगा। जैसे जैसे काम करते रहोगे वैसे वैसे इनकम को यानी लाइबिलिटी को किसमें ट्रांसफर करते रहोगे? इनकम में। ठीक है। पहले साल कितना पैसा खर्च किया टोटल 30 में से? 4 मिलियन। 4 मिलियन नहीं, खर्चा 2 मिलियन। 2 मिलियन। 2 मिलियन। हमने क्या किया, 2/30 किया, रेशो निकाला और 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 60 की जो इनकम है इसकी हम बाइफिकेशन कर दें। तो पहले साल कितनी इनकम स्टेटमेंट पे जानी चाहिए? 4 मिलियन। 20 मिलियन। 4 मिलियन। पहले साल कितनी जाएगी? 4 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे अभी ये बताएं ग्रॉस इनकम कितनी है पहले साल की? ग्रॉस 2 मिलियन। ग्रॉस पूछ रहा हूँ। 4 मिलियन। कॉस्ट नेट कितनी सॉरी है? ग्रॉस 2 मिलियन। 2 मिलियन। नेट 2। उसी प्रॉफिट एंड लॉस में 4 मिलियन की इनकम है और उसी प्रॉफिट एंड लॉस में 2 मिलियन का एक्सपेंस है, कॉस्ट। नेट तो अल्टीमेटली नेट कितनी है? 2। ठीक है। अब ये बताओ, क्या सेकंड ईयर में फिर गवर्नमेंट पैसे देगी आपको दोबारा, या गवर्नमेंट एक दफा दे दिए थे? नहीं, एक दफा वो दे दे दिया। दिए सर एक बार। अब मुझे बताएं जब लायबिलिटी से कम करते हैं दिसंबर 31, 2002 में क्या एंट्री बननी चाहिए बताएं? कॉस्ट डेबिट एंड लास्ट सर 4 मिलियन होगी वेरी गुड। कॉस्ट आपकी 4 मिलियन इनकर्ड हुई है सेकंड ईयर में। फिर क्या करूंगा? और DGI 4 मिलियन से क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा? नहीं, कैश DGI डेबिट, GI क्रेडिट। डेफर्ड ग्रांट इनकम से कौन सी इनकम रिकॉर्ड होगी? ग्रांट इनकम। हाँ, देखो डेफर्ड क्या है? डेफर्ड का मतलब होता है ये इनकम को आप डेफर्ड कर रहे हो, अभी आप इसको लायबिलिटी मान रहे हो। भाई क्यों लायबिलिटी मान रहे हो? क्योंकि ये सारा पैसा भी आपका पहले दिन हलाल नहीं हुआ। जैसे जैसे गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल करते रहेंगे वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट इनकम से इनकम रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, होती है। राइट? अच्छा, मैंने समझाने के लिए 2 साल की एंट्री बना दी। तीसरे साल बताओ क्या एंट्री बनेगी? कॉस्ट की एंट्री कितने से बनेगी? 6 मिलियन से। 6 मिलियन से। और डेफर्ड ग्रांट से ग्रांट इनकम कितनी ट्रांसफर होगी? 12 मिलियन। 12 मिलियन। इसका मतलब है आफ्टर 5 ईयर क्या ये DGI जो है लाइबिलिटी इसका कोई बैलेंस होगा या जीरो हो जाएगा ये 5 साल के बाद? ये वाला जो जीरो हो जाएगा। ये जो आपने DGI क्रेडिट किया था 60 मिलियन का, 5 साल के बाद ये DGI बचेगा या जीरो हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर देयर वुड बी नो DGI। सारी DGI किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? इनकम में। वेरी गुड। कॉस्ट और इनकम। 5 साल में ग्रॉस इनकम कितनी दिखाई है आपने? ग्रॉस 30 मिलियन। 50 मिलियन। ग्रॉस 60। 60 ग्रॉस 60 और कॉस्ट कितनी दिखाई है? कॉस्ट 30 मिलियन। नेट इनकम कितनी गई? 30 मिलियन। तो इसका मतलब है देखिए हमने अभी पढ़ा था गवर्नमेंट जब किसी
स्पेसिफिक एंटिटी को रिसोर्सेस ट्रांसफर करे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एंटिटी का नाम क्या हो गया? Brilliant Incorporate. ठीक है, रिसोर्स जो ट्रांसफर किए वो कैश है। अच्छा, डेफिनेशन में लिखा था इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। तो क्या पास्ट में उसने अच्छा काम किया या फ्यूचर में गवर्नमेंट अच्छा काम करवा रही है उससे? फ्यूचर में करेगी। क्या काम करवा रही है? प्लांटेशन। दरख्त लगवा रही है। इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस बाय द एंटिटी रिगार्डिंग इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब है ये इसकी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसको ये काम करने से फायदा क्या हुआ कि इसको 5 साल में सीधा सीधा गवर्नमेंट की हेल्प भी हो गई और इसको नेट कितने का प्रॉफिट हो गया 5 साल में? 30 मिलियन। 30 मिलियन का। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, ये हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे इस पर? सर पूरे 5 साल की एंट्री बनाएंगे आप? नहीं, मैंने 2 साल की समझाने के लिए बनाई है, एंट्री यहाँ बनानी नहीं थी। यहाँ पे जब पेपर में सवाल आया था ना, मैंने आपको कहा है सिर्फ आपकी ये रिक्वायरमेंट थी, दिस इज एक्चुअल आंसर। ये जो मैंने ये सॉल्व किया ना, ये इसका एक्चुअल आंसर था। क्यों? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ था? रिक्वायरमेंट पढ़िएगा कोई स्टूडेंट। Based on the provision of IS 20, how would Brilliant Ink treat the grant? Brilliant Ink इस ग्रांट को कैसे ट्रीट करेगी? तो हमने बता दिया कि भाई एज पर IS 20 विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम कॉस्ट इनकट करते रहेंगे उस कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट करते हुए हम अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? Yes sir. ये जर्नल एंट्री मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बताई है कि जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, कैश तो आ रहा है, कैश डेबिट। अब क्रेडिट क्या करें? वो पैसा अभी शुरू में आपके लिए क्या है? एज अ वेरी गुड। तो उसका टाइटल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? DGI, डेफर्ड ग्रांट इनकम, नॉट ग्रांट इनकम। डेफर्ड का मतलब ये इनकम हम बोलते हैं ना, अनअर्न्ड इनकम, वो भी लायबिलिटी होती है। तो डेफर्ड का मतलब ये इनकम आगे जाके, अभी डेफर्ड हो रही है, आगे जाके इनकम बनेगी, राइट? जी सर। अच्छा, दूसरी बात, अनअर्न्ड ग्रांट इनकम कर देते हैं। बिल्कुल ये अनअर्न्ड ग्रांट इनकम ही है, लेकिन यहाँ पे IS के मुताबिक जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो डेफर्ड ग्रांट इनकम होता है, ठीक है? और फिर वो अनअर्न्ड से इनकम बन रही है, देखो DGI डेबिट, GI क्रेडिट। इज दैट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये आपने खुद करना है, जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2 नजर आ रहा है? जी सर। पढ़िएगा, पढ़े। पढ़िएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अजान शुरू हो गई है और नमाज ब्रेक पे जा रहा हूँ इंशाल्लाह। विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक, ठीक है? कब तक वापस आएंगे आप? तकरीबन 7:50 से 8 बजे के दरमियान, क्योंकि आज तो नीचे जाना ना यार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, डन है, जबरदस्त। मैं भी इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, हाँ, मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मस्जिद में जाएंगे इंशाल्लाह। बारह सामने ही, जबरदस्त, ये क्या अल्लाह कबूल करे। करना चाह, ठीक है? तो 7:50 से 8 बजे के दरमियान इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं सर इंशाल्लाह। विल बी देयर आफ्टर नमाज ब्रेक। सर। Yes sir. Welcome back again after the namaz break. Now student, again we have to resume, और before namaz break हमने IS 20 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गवर्नमेंट ग्रांट का, कि गवर्नमेंट जब किसी स्पेसिफिक एंटिटी को रिसोर्सेज ट्रांसफर करे अगेंस्ट पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइज बाय द एंटिटी रिगार्डिंग इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको गवर्नमेंट ग्रांट कहा जाता है। और इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। हर गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंट होती है, लेकिन हर असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती। हमने डेफिनेशन में डिस्कस कर ली थी। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है, गवर्नमेंट की कंडीशन भी अटैच होती है। ग्रांट उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब दो बातें हमारे सामने हो, कि हम गवर्नमेंट की कंडीशन को पूरी करेंगे, फुलफिल कर पाएंगे, और ग्रांट हमें मिल जाएगी। अगर मिली नहीं है तो। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर एक सवाल है सर।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज के गवर्नमेंट जो है वो एंग्रोज से कराती है प्लांटेशन, हम्म, तो वो तो उसकी अदर देन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होगा ना फिर। देखिए ग्रांट की डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आपसे जो काम करवाएगी वो आपकी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता होगा। ये बात डेफिनेशन में लिखी हुई है। अगर आपने डेफिनेशन सही से पढ़ी थी तो आप ये देखिए गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन, assisted by government in return in the form of transfer of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activity of the entity. Is that clear? मतलब उसका कोर ऑपरेशन वो होना चाहिए जो जी। गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। बिल्कुल। अच्छा अभी आ जाए जरा। सिटी मार्ट इंक was granted 5,000 acre of land in a village located near the slums outside the city limits by a local government authority. Condition attached to this grant was that City Mart Inc. should clean up this land and lay roads by employing laborer from the village in which the land is located. Government has also fixed the minimum wage payable to the worker. Entire operation will take 3 years and is estimated to cost 100 million. This amount will be spent in this way: 20 each in the first and second year, 60 in the third year. Fair value of this land is currently 120 million. How should this grant be treated in the books of City Mart Inc? जी सवाल समझ में आया? क्या कह रहा है सवाल आपसे? जी स्टूडेंट सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल कह रहा है कि जी सर, गवर्नमेंट ने हमें लैंड दिया है जो कि टोटल फेयर वैल्यू उसकी जो है 120 हाँ। है, और हमारी कॉस्ट है कि वो हो गया 100 हाँ। तो कर देंगे। अच्छा अब देखिए आपको गवर्नमेंट ने लैंड दी है, जमीन। अब ये बताएं सर। उस जमीन को क्लीन अप करना है आपने, उस पर कितनी कॉस्ट लगाएंगे आप टोटल? 3 साल में कितनी कॉस्ट लग रही है? 100 million. 100 million ईयर 1, 2 and 3 ना। 20. अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। ईयर 1, 2 and 3, ईयर 1 पे कितनी कॉस्ट लगेगी? 20 million. 20 मिलियन। ईयर 2 में 60 million. नहीं, अच्छा सही, फर्स्ट एंड सेकंड 2020 देन 60। तो टोटल आपकी कॉस्ट कितनी इनकट हो रही है? 100. अब ग्रांट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? गवर्नमेंट ने जो जमीन आपको दी है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 120. 120। वही रेशो से निकालूंगा, बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय ये 20/100, 120 मल्टीप्लाई बाय 20/100, 120 मल्टीप्लाई बाय 60/100। एम आई राइट? जी सर। तो कितनी इनकम आप ओवर द 3 इयर्स रिकॉग्नाइज करेंगे? पहले साल कितनी? 24। सेकंड ईयर भी? 24, थर्ड ईयर 56, कितना आ रहा है? 56 आएगा ना सर? नहीं, 72। 72। इट वुड बी 120। अब आप देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती गई वैसे वैसे आप जैसे जैसे आप खर्चा करते गए वैसे वैसे आप रिकॉग्नाइज करते गए। आपने इस ग्रांट को कितने साल में इनकम का पार्ट बनाया? 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा किसी का माइक, फहीम भाई आपका माइक ज्यादा शोर कर रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा ये बताएं अगर मैं समझाने के लिए जर्नल एंट्रीज बनाऊं, अगेन जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपने एक एंट्री बनानी है लैंड डेबिट। क्या गवर्नमेंट ने आपको जमीन दी है? यस सर. लैंड कितने से डेबिट करूंगा? उसकी वैल्यू कितनी है? फेयर 120. वैल्यू, फेयर वैल्यू
सर 120 120 से करेंगे आप। और DGI क्रेडिट, व्हाट इज DGI? डेफर्ड ग्रांट। ठीक है, पहले साल आपने ईयर एंड पे कितनी कॉस्ट इनकट की? 20 million। 20 पहले साल 20, उसके अगेंस्ट पहले साल कितनी इनकम रिकॉग्नाइज की? 24। तो क्या एंट्री बनेगी? DGI डेबिट और GI क्रेडिट। DGI डेबिट, GI क्रेडिट कितने से? 24 है सर। 24 से। 24 ये कौन से सर, साल की ट्रांजेक्शन है? सर ये GI का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ईयर ग्रांट इनकम, ग्रांट इनकम। ग्रांट इनकम। ठीक है, ये ईयर 1। ईयर 2 में क्या होगी? ये लिखता हूँ Y1, ईयर 1। Y2 में क्या होगा बताएं? Y2 में क्या एंट्री बनेगी? कॉस्ट 20 कैश कॉस्ट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 20 से। और इसके बाद उसके बाद DGI जो है वो डेबिट होगा 24 से, और GI जो है 24 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में सर कॉस्ट डेबिट होगा 60 से और कैश क्रेडिट होगा 60 से। कॉस्ट डेबिट 60 से, कैश क्रेडिट 60 से। और उसके बाद फिर DGI डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट हो जाएगा और ग्रांट इनकम क्रेडिट हो जाएगा 72 से। इसका मतलब है 3 साल में Gross टोटल कितनी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड हुई है 3 साल में? 120। ये ग्रॉस है, लेकिन कॉस्ट भी कितनी इनकर्ड हुई है 3 साल में? 100। तो आपको नेट कितना बेनिफिट हुआ? 20 वेरी गुड, इज दैट क्लियर? $20। जी, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल है, डिफरेंट तरीके से चीजों को हम लेके चल रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको रियलाइज करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। हमने 2 सवाल किए और उन दोनों में हमने ये देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम कॉस्ट इनकट कर रहे हैं वैसे वैसे रेशो के मुताबिक डेफर्ड ग्रांट इनकम से किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ग्रांट इनकम को। अच्छा ये बताओ, लैंड डेप्रिशिएटेड एसेट थी नॉन डेप्रिशिएटेड थी? नॉन डेप्रिशिएटेड। ठीक है, अब मैं सवाल करूंगा डेप्रिशिएटेड एसेट का, उसका रूल कुछ और है। इसके अलावा पहले सवाल में तो एसेट था ही नहीं, वो तो इनकम थी डायरेक्ट, दरख्त लगाने थे, प्लांटिंग ट्रीज, राइट? तो अब 2 सवाल हमने कर लिए, इन दोनों सवाल में कोई मसला किसी को, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, इस पे जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी पहले सवाल में, मैंने समझाने के लिए पहले सवाल में आपको जर्नल एंट्रीज भी बना दी, ये रही, और मैंने आपको पहले सवाल में जो असल रिक्वायरमेंट थी वो नीचे सॉल्व कर दी थी, राइट? ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया। 3 को मैं होल्ड करूं थोड़ी देर के लिए। पहले जरा आप लोग एक काम करें, सवाल नंबर 6 भी नहीं, 7 भी नहीं और 8 भी नहीं, एक काम करते हैं, एक सवाल मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर यस, एक क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कौन सा सवाल है और इसमें डिफरेंट चीजें आपको बतानी है इंशाल्लाह। बताइएगा सवाल आपको क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 को मैंने होल्ड किया किसी वजह से, बाद में आता हूँ। 4 पे आए जरा। Taj Corporation received a grant related to a factory building that it bought in 2007. Total amount of the grant was 9 million. Taj Corporation acquired the building from an industrialist identified by the government. If Taj Corporation did not purchase the factory building, which was located in the slums of the city, it would have been repurchased by a government agency.
Taj Corporation purchased the factory building for $27 million. Useful life of the building is not considered to be more than 3 years, mainly due to the fact that it was not properly maintained by the previous owner. How should this grant be recorded in the books of Taj? Under direct and indirect method. अब इस सवाल को कितने मेथड से हमने सॉल्व करना है? 2 मेथड से, एक डायरेक्ट और दूसरा Indirect. इनडायरेक्ट, ठीक है ना? तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 मैंने करवा दिया और 3 मैंने अभी होल्ड किया है किसी वजह से। पहले मैं 4 पे जा रहा हूँ, फिर 3 पे आता हूँ इंशाल्लाह भी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने। पहले सवाल में कोई एसेट था या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम थी? जरा ये बता दें। इनकम थी। दूसरे सवाल में ग्रांट रिलेटेड टू एसेट था या इनकम थी? इनकम नहीं, दूसरे सवाल में गवर्नमेंट ने आपको सॉरी लैंड दी थी ना? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। वेरी गुड, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अब इस सवाल में जो एसेट गवर्नमेंट ने आपको खरीदने को बोला है उसका नाम बिल्डिंग है। क्या बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड एसेट है या नॉन डेप्रिशिएटेड है? डेप्रिशिएटेड। अब इस सवाल को देखिएगा, गवर्नमेंट ने आपको 9 मिलियन दिए, एम आई राइट? गवर्नमेंट ने आपको कितने मिलियन दिए? देखें, 9 मिलियन। क्या ये बिल्डिंग 9 मिलियन की है? नो नहीं। आपने कितने की परचेज की है? 27 मिलियन। 27. ये देखें, ये आपने इतने की परचेज की, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 9 मिलियन। इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? 3 ईयर। 3 year. ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, मैं बताऊंगा डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है। पहले बस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यार किसी का माइक है, काइंडली महमूद आलम, बहुत शोर आ रहा है। महमूद आलम अपना माइक म्यूट कर दे। जी सर। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जरा इधर देखिएगा। सबसे पहले बताए गवर्नमेंट ने आवाज आपको नहीं आ रही कितनी सर। ग्रांट दी है? 9 मिलियन। 9 मिलियन। डेट तो नहीं लिखी हुई, लेकिन 2007 लिखा हुआ है सवाल में, 2007। तो मैंने 2007 का Jan 1 ले लिया। गवर्नमेंट ने कैश दिया, कैश डेबिट 9 मिलियन। और क्या क्रेडिट क्या होगा बताएं? जी भाई, अब लैंड होगा। कैश डेबिट 9 मिलियन और DGI. डीजीआई क्रेडिट 9 मिलियन। फिर आपने सपोज सेम डे बिल्डिंग खरीद ली। चार्जर लगा दो। बिल्डिंग आपने कितने की खरीदी? बिल्डिंग आपने कितने की खरीदी? 27 मिलियन। अच्छा, कैश क्रेडिट 27 मिलियन। क्या इस बिल्डिंग पे 100% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट है? नहीं. नहीं। नो। अब मुझे बताएं इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? 3 year. दिसंबर 31, 2007। जैसे जैसे बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते रहेंगे वैसे वैसे इनकम को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। जी, ये रूल है डेप्रिशिएटेड एसेट का। क्या रूल है? जैसे जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करते रहेंगे वैसे वैसे डीजीआई से जीआई में ट्रांसफर करते रहेंगे। मुझे बताएं ये बिल्डिंग कितने साल की लाइफ है? 3 साल। तो कोई मुझे बताएगा कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा? भाई ये बताएं। सर 9 मिलियन करेंगे जिसमें 3 मिलियन डीजीआई होगा। नहीं, 27 डिवाइडेड बाय 3 9 मिलियन हुआ ना। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन। अब आगे सुने, अब एक एंट्री और बनेगी। वो एंट्री किस चीज की बनेगी? डीजीआई टू जीआई। वेरी गुड, डीजीआई टू जीआई। ये बताओ आप बिल्डिंग को कितने साल पे डेप्रिशिएट कर रहे हो? 3 साल पे 3 आप मिलियन ले लेंगे। डीजीआई से जीआई में जो ट्रांसफर करोगे वो भी क्या होगा, कितने साल पे होगा? 3 साल। 3 साल में। कितना आपके पास टोटल डीजीआई है? 9 मिलियन जी, 3 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 3। जैसे जैसे हम एसेट को डेप्रिशिएट करते रहेंगे वैसे वैसे अपनी डीजीआई से
ग्रांट इनकम को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। अब आप मुझे बताएं, ये जो ट्रांजेक्शन मैंने 2007 में बनाई है, अब ये दोनों ट्रांजेक्शन में कौन से मैं दोबारा बनाऊंगा? दिसंबर में 8 जो and बनाई 9, है जी, 8 and 9, 8 में फिर 2008 क्या and रिकॉर्ड 9. करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 million and DGI फिर 3 million. नहीं, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 9 और एक और एंट्री क्या बना दूंगा? DGI to GI डीजीआई डेबिट और जीआई credit. क्रेडिट। चले, कितना मिलियन? 3 मिलियन। 3 million. अब मुझे बताएं कितना डीजीआई में इम्पैक्ट अभी भी मौजूद है? 3 million का 3 मिलियन का। टोटल कितनी जी। डीजीआई क्रेडिट की थी हमने? एक टोटल कितनी डीजीआई क्रेडिट की थी? एक 9 सर। 9 9 9 में से पहले साल कितनी इनकम में ट्रांसफर की? 3 दूसरे साल 3 अब कितनी रह गई है? 3 वो कौन से साल में ट्रांसफर हो जाएगी? 9 9 तो पहले क्या रिकॉर्ड करूंगा तीसरे साल का? डेप्रिसिएशन. एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया 3 साल में। यस सर. तो क्या 3 साल में आपके डीजीआई से जीआई में सारे पैसे ट्रांसफर हो गए? यस सर. ठीक है। अब मैं इस सवाल को एक और जी बोले। एक क्वेश्चन था, जैसे दो आईएएस के सवाल कंबाइन होके एक में आ सकते हैं, एक सवाल बन के आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। लाइक ये डीजीआई और रिवैल्यूएशन मेथड एसेट का आ जाए मिलके. मतलब आ सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए। मैं इस सवाल को दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस। मैं आप लोगों से पहले कमिट लूंगा, फिर खुद बताऊंगा। बहरहाल अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये नहीं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। गवर्नमेंट ने कैश दिया आपको पहले दिन Jan 1, गवर्नमेंट ने कैश दिया आपको। यस सर. बताओ पहले एंट्री क्या बनाऊंगा? कैश कैश डेबिट डेबिट डीजीआई क्रेडिट. कितने से बनाऊंगा? 9 million. 9 मिलियन। आपने फिर उसी दिन क्या खरीद ली? मशीनरी. बिल्डिंग। और बिल्डिंग डेबिट और बोलो कैश क्रेडिट कितने से? 27। चले, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, जरूरी है बताना। ये पहला वाला था डायरेक्ट मेथड, क्या था? डायरेक्ट मेथड. इसका मतलब है दूसरा वाला मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ? इनडायरेक्ट मेथड. अब एक बात बताऊंगा, बड़ी गौर से सुनिएगा। अब तब्दीली आ रही है। अब तक कोई तब्दीली नजर आई इन दोनों मेथड में? नो सर. नहीं. दोनों में कैश डेबिट डीजीआई क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, नो डिफरेंस। अब इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि आप फौरन अपने डीजीआई को 0 कर दो, यानी 1 शॉट खत्म कर दो। डीजीआई कितने से क्रेडिट में पड़ा हुआ है? 9 million. 3 से. नहीं, 3 से थोड़ी है। क्रेडिट में कितने से पड़ा हुआ है? 9 मिलियन। 9 million. 9 डीजीआई million. को डेबिट करके वो कहता है रिलेटेड एसेट को कम कर दो, रिलेटेड एसेट को कम कर दो। तो सर हम ये ऊपर वाली एंट्री में नहीं कर देते जी? बिल्डिंग डीजीआई और कैश डायरेक्ट. इसको अलग अलग करना है जी। बोले कोई सवाल किसी का? सर ये लास्ट एंट्री दो बार बता। देखिए, लास्ट एंट्री इनडायरेक्ट मेथड ग्रांट इनकम का आपसे ये कहता है कि आपने 1 शॉट डीजीआई को खत्म करके रिलेटेड एसेट की कॉस्ट को कम करना है। किसको कम करना है? रिलेटेड एसेट की कॉस्ट को। बिल्डिंग है सर, यहाँ पर बिल्डिंग है, जो भी एसेट था उसको मैंने 9 से क्रेडिट कर दिया। अब मुझे बताओ ईयर एंड पे, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा, दोबारा रुक जाए। ईयर एंड पे अब मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? ईयर एंड पे क्या रिकॉर्ड करूंगा? डेप्रिसिएशन। अब कोई मुझे बताएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना और कैसे कैलकुलेट होगा? 18 मिलियन से 18 डिवाइडेड बाय 3। Am I right? 18 डिवाइडेड बाय 3। ये बताओ, आपका एसेट 27 का था और जब आपने डीजीआई को खत्म किया था फौरन डीजीआई डेबिट, तो एसेट कितने से कम कर दिया था? 9 से। एसेट की वैल्यू कितनी बची हुई है? 18। 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा? 6. अगली एंट्री बताएगा मैं क्या बनाऊंगा? आप क्या डीजीआई डेबिट जीआई क्रेडिट करूंगा?
नो सर, डीजीआई बचा ही नहीं हमारे पास। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। सब लोग सुन लें गौर से। नाउ देयर इज नो डीजीआई। डीजीआई वन शॉट में खत्म कर दिया है। नाउ देयर इज नो डीजीआई। हमने डीजीआई वन शॉट में, यार ये भाई दाइम अपना माइक देख लो यार। जी सर। माशाल्लाह सारे समझ आ रहे। अली अपना माइक बंद करो, अली मेमन आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखें यार, डिस्टरबेंस हो रही है। प्लीज काइंडली आप लोग माइक म्यूट रखें जी। अच्छा ये बताएं भाई, हमने रिलेटेड एसिड की कॉस्ट को जब रिड्यूस किया था तो हमने डीजीआई को वन शॉट डेबिट करके आईएस ने कहा एसिड को कम कर दो। जब एसिड को कम किया तो डेप्रिसिएशन भी कम हो गया। अच्छा अब हमारे पास, नहीं भाई मीन एवरी ईयर डीजीआई जीरो करना है, नहीं एवरी ईयर नहीं करना इमरान, वन शॉट जीरो हो गया ना। अब कोई डीजीआई में बैलेंस है मुझे बताएं। नाउ इज देयर एनी बैलेंस इन डीजीआई? काइंडली क्वेश्चन बताएं, इज देयर एनी बैलेंस इन डीजीआई? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब है अब कोई डीजीआई से जीआई में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इसका मतलब है अब सिर्फ 3 साल तक क्या रिकॉर्ड करते रहेंगे? डेप्रिसिएशन ओनली। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना रिकॉर्ड करूंगा सेकंड ईयर में फिर दोबारा? 6 मिलियन। 6 मिलियन। फिर तीसरे ईयर में क्या रिकॉर्ड करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 6 मिलियन से। अब मुझे बताएं सर इन दोनों मेथड में मेथड कौन सा बेस्ट है? अच्छा मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट ज्यादा बेस्ट है, उसकी वजह भी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा जरा। आसिफ भाई आपने सवाल पूछा था ना कि विच वन इज बेटर। जी आसिफ भाई आपका सवाल था अभी। सर मैंने पूछा था सर आपसे सवाल ये। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये है डायरेक्ट मेथड, और ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट। अच्छा यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट सम टाइम ऐसा फील करते हैं कि सर हमें तो ये पहला वाला इनडायरेक्ट लग रहा है, दूसरा वाला डायरेक्ट लग रहा है। ऐसा किसी को लग रहा है? जी फरहान भाई आपको ऐसा लग रहा है? फरहानुर रहमान। सर मेरा एक सवाल है। जी जी बोले। सर मेरा सवाल यह है कि यहाँ पे तो ग्रांट जैसे हमें 9 मिलियन की दी है। सही है। इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट ग्रांट ज्यादा भी तो हो सकती थी ना? बिल्कुल हो सकती थी। ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा? ये हाफ ऑफ कॉस्ट भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। 70% ऑफ कॉस्ट भी हो सकती थी। जी 70% ऑफ कॉस्ट भी हो सकती थी। बिल्कुल हो 80% सकती, ऑफ कॉस्ट भी 100% भी हो सकती थी। तो सर ये मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन हाँ इसको डीजीआई को लेस करने के बाद ले रहे हैं, हाँ ठीक है, डेप्रिशिएट मतलब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिल्डिंग माइनस डीजीआई, उसके बाद जो नेट वैल्यू बचती है उस पर डेप्रिशिएट। अब आप कह रहे हैं अगर 100% होगा तो अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मतलब हमें बिल्कुल ट्रू एंड फेयर वैल्यूज देनी होती हैं। जी जी डेप्रिसिएशन की भी ऐसी है कि ट्रू एंड फेयर वैल्यू देनी पड़ेगी। बिल्कुल तो अगर इन केस हम डीजीआई यहाँ पे मोर देन 50% होती, 70-80% होती। सही और कोई इसका कोई 5-6 मिलियन बचते हैं। हाँ सिर्फ। और तो फिर उसको हम कैसे इस तरह डेप्रिशिएट, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू फिर ये क्या ट्रू एंड फेयर कहलाती? ठीक है। अच्छा भाई एक सवाल आ गया है फरहानुर रहमान साहब का, शायद बहुत सारे बच्चों ने सुन लिया होगा। इससे पहले मैं एक बात ये बोलूंगा, अभी एक सवाल किसी ने रेज किया था मुझे और ही टोल्ड के सर ये विच वन इज बेटर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, कौन सा बेटर है? डायरेक्ट। उसकी वजह ये है कि इनडायरेक्ट मेथड में आपका एसेट अंडर स्टेड हो रहा है। यस और नो? यस सर। अच्छा लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं फरहान भाई, इसमें कोई इम्पैक्ट एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर यहाँ पे एक
यहाँ पे ग्रॉस इनकम भी तो रिकॉर्ड हो रही है डायरेक्ट मेथड में, लेकिन ऐसा तो इनडायरेक्ट में तो कहीं भी नहीं हो रहा। तो वही तो मसला है ना, वही डिफरेंस है ना। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सब लोग। देखिए मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, गौर से सुनिएगा। ये देखो मैंने हाईलाइट किया है, किस चीज को हाईलाइट किया देखें जरा, ग्रांट इनकम। ग्रांट इनकम। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। इसको डायरेक्ट इसलिए कहते हैं। आप मुझे बताओ डायरेक्ट क्या होता है? एक मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। कॉस्टिंग पढ़ी है आप लोगों ने, सबने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। जी सर। कॉस्टिंग में होता है एक डायरेक्ट मटेरियल, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मटेरियल होता है जो कि डायरेक्टली विजिबल होता है। जैसे चेयर होती है, आप लोग क्लास में आते हैं, चेयर उस पर जो वुड लकड़ी है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। अच्छा, चेयर में कीले इस्तेमाल हो रही है, ग्लू इस्तेमाल हो रहा है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। अच्छा, अब ये डायरेक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें इनकम डायरेक्टली विजिबल है। क्या ग्रांट इनकम आपको नजर आ रही है क्रेडिट होती हुई 3 साल तक? जी जी बिल्कुल। अब जरा इनडायरेक्ट मेथड में कहीं पर भी आपको ग्रांट इनकम रिकॉर्ड होती हुई नजर आ रही है? नो सर। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर साल इनकम रिकॉर्ड हुई है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही। अब कैसे नहीं आ रही, बात सुनिएगा। डायरेक्ट मेथड में तीनों साल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया है? 27। नहीं, पर ईयर कितना रिकॉर्ड किया है? 9। इनडायरेक्ट मेथड में हर साल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड? 618 टोटल। अरे पर ईयर बताओ ना। 6। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट मेथड में अल्टीमेटली हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से कम हो गया? 3 मिलियन। 3 मिलियन से। अल्टीमेटली जब बिल्कुल। एक्सपेंस 3 मिलियन से कम होगा तो 3 मिलियन से क्या बढ़ इनकम बढ़ जाएगी? जाए, इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स इनकम ज्यादा बढ़ देना जाएगी। होगा। इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन वो आपको नजर नहीं नहीं, तो कौन सा मेथड था ये? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। फिर से सुन ले फहीम भाई, प्लीज अपना माइक बंद कर दें। आई सॉरी वुड सर। बी वेरी थैंकफुल। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। वो इस तरीके से कि डायरेक्ट मेथड में हम जब इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो बाकायदा हमें नजर आ रही है। आप मुझे बताया, मैंने रेड मार्कर से ग्रांट इनकम क्रेडिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट नजर आ रही है आपको डायरेक्ट मेथड में? सर अब आप मकसद बताओ। ये डायरेक्ट इनकम में, हम डायरेक्ट मेथड में हम हर साल ग्रांट इनकम को छेड़ेंगे, इसमें एक ही बारी बस ग्रॉस डेफर्ड को छेड़ देंगे। ठीक है, तो उससे देखो होगा क्या हमारा? इनडायरेक्ट बेहतर है सर। कौन सा? इनडायरेक्ट ज्यादा वो एंट्रियां नहीं indirect इसलिए करनी। बेहतर है कि उसमें एंट्रीज कम है। लेकिन वो जो भी फरहान हाँ रहमान सर कह ये रहे थे अच्छा ना, है। आपका एसेट एक अंडर सवाल सर मेरा और है। जी बोले। सर देखें, अल्टीमेटली तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये तो कंफर्म है। अब बात समझ में आ गई? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सर मेरा सवाल ये नहीं था। बेसिकली मेरा मैं सवाल समझ ये गया। था कि जो हम ईयरली जो हम अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें क्या ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन की कहलाएगी क्या नहीं कहलाएगी? बिल्कुल लेकिन कहलाएगी। अगर हम आप नेट इम्पैक्ट तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं पड़ रहा सर। नहीं लेकिन पड़ रहा ना। इंडिविजुअली अकाउंट्स की अगर बात की जाए सर, इंडिविजुअल अकाउंट्स की अगर बात की जाए, हाँ हाँ एक एक इंडिविजुअल अकाउंट अगर हाँ बात की जाए, हाँ, डेप्रिसिएशन की फिगर, मैं समझ गया। डेप्रिसिएशन की आप फिगर सही मैं नहीं। समझ गया। आप ऑपरेटिंग उसकी एक्सपेंस सर वजह, उसकी एक वजह और है सर। ये कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही सवाल कर रहा हूँ। जी जी बोले। ये हम लोग जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, जी जी बात जैसे इंडस्ट्रीज में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ अगर जाते हैं तो उसमें हमें एज ए गारंटी जो है वो अपने फिक्स एसेट्स, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें दिखानी पड़ती है और उनकी बेसिस पे जो है वो हमें फाइनेंसिंग मिलती है। ठीक है, अब वो भी कैसे मिलती है सर? उनकी मार्केट वैल्यू पे ही कंपैरिजन होता है, उनकी वैल्यूएशन होती है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है। सही है। अब जब आप इस डेप्रिसिएशन को 9 मिलियन की जगह 6 मिलियन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो उस एसेट की वैल्यू तो ज्यादा आएगी ना, एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा आएगी। नहीं ना, उस हिसाब से तो फिर सुन तो ले। वैल्यू पहले ही कम कर दी। वैल्यू आपने अल्टीमेटली पहले ही कम कर दी है। बिल्डिंग क्रेडिट की जब डीजे डेबिट किया था। यही तो फिर ये तो सर फिर ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू हुई क्या ये? अच्छा, अब जब आप बिल्डिंग की वैल्यू ही कम कर देंगे बिल्कुल हमारे एसेट की, तो फिर बात खत्म हो गई सर, बिल्कुल वैल्यू ही खत्म हो गई तो बिल्डिंग फरहान की। भाई आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते। अब फरहान भाई अब मेरी बात सुन लेना कि आईएएस जी को जी पता था कि फरहान भाई जो है ना सर से सवाल पूछेंगे, तो इसीलिए आईएएस ने पहले आपको कितने मेथड बता दिए?
दो। हाँ, जब आईएएस आपको मेथड बता देता है तो चॉइस आपकी अपनी होती है या आईएएस की मर्जी की होती है? नहीं सर, हमारी आपकी होती है ना। अब आप मुझे बताएं बिल्कुल। कि विच वन इज बेटर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? सर डायरेक्ट मेथड इज ठीक है, मोर तो आप कंफर्टेबल। तो जब आईएएस ने आपको डायरेक्ट मेथड की इजाजत दी है तो व्हाई यू आर गोइंग टू इनडायरेक्ट मेथड? अगर आपको लगता है कि आगे, सुन ले सर मेरा सुन ले, एक मिनट फरहान भाई, एक मिनट। अगर आपको ऐसा जी, जी, फील जी। होता है कि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड पे जाते हैं आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में इश्यूज आएंगे, आपके एसेट अंडर स्टेट होंगे, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्टेट होगा, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो आप क्यों जा रहे हैं जी, इनडायरेक्ट जी। पे? आपके पास बेस्ट सर ऑप्शन मुझे क्या है? ऐसा फील हो रहा है कि टेक्निकली गलत नहीं होगा अगर नहीं, ऐसा करते असल हैं में तो। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, चले आप कल की क्लास में थे, जी सर। शुरू से आखिर तक थे या बाद में आए थे? सर 15 से 20 मिनट लेट हुआ ठीक होगा। है, मैंने शुरू में बताया था आईएएस 16 आपको 2 मॉडल की इजाजत देता है, कॉस्ट मॉडल की भी और मॉडल और वो रिवैल्यूएशन वैल्यू मॉडल। वाला। ठीक है, अब आप जी मुझे सर। बताएं, कंपनीज अपने बहुत सारी कंपनीज है, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनीज कॉस्ट मॉडल को फॉलो करती है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बिल्कुल सर, बताएं, राइट। क्या उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत ज्यादा अपवर्ड नहीं हो चुकी है? हाँ तो लोग करते रिवैल्यूएशन बिल्कुल या हो नहीं गई सर। करते? सर करते हैं। मतलब सर ज्यादातर करते लोग, हैं। कुछ लोग नहीं भी करते। हाँ उसकी वजह सुन ले, सर। ठीक है, इंडस्ट्री सुन तो ले, हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न पे जी, चल जी। रहा होता है, किस पे चल रहा होता है? गोइंग कंसर्न। देखिए याद रखे, जब ऑप्शन दिया जाए ना तो सिलेक्शन आपकी होती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, फरहान भाई आप आईसीएमए में एडमिशन आपने लिया, किस क्वालिफिकेशन पे लिया है? मैनेजरियल लेवल। मैनेजर लेवल डायरेक्ट आया 2 में? अच्छा, मैंने किस क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स की बेसिस पे लिया है। मास्टर मैं की एमकॉम बेसिस पे ना, आपके फ्रॉम 9 यूनिवर्सिटी ऑफ। पेपर एग्जाम हो गए, ठीक है। जी जी। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शायद बीए करके आते हैं और उनके 6 जी। पेपर एग्जाम हो जाते हैं। एक मिसाल दे रहा बिल्कुल हूँ, सर, बिल्कुल अब वो ठीक उन्होंने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं होती, वो डायरेक्ट अगर एफ से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजर लेवल 1 में कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, तो क्या उनको अकाउंटिंग समझ में आएगी? नहीं आएगी। मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा स्टूडेंट मुश्किल पढ़ाए हैं, होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके पेपर एग्जाम यार होते हैं, लेकिन वो आके मुझसे एफएफए पढ़ रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ यार आप एफएफए क्यों पढ़ रहे हो, आप तो डायरेक्ट वहां पे जाओ। कहते सर वो ठीक है, आईसीएमए ने ऑप्शन दिया हुआ है कि पेपर एग्जाम करवा लो, लेकिन सर मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे मसला होगा, मेरी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मैंने अकाउंटिंग अच्छी नहीं पढ़ी हुई, तो मैं बेसिस। तो देखो जहाँ आई, अब बात वही है, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं यार ये तो बहुत अच्छी बात है और हम पेपर एग्जाम करवा लेते हैं, आगे उनको मसला आएगा। ठीक है ना। जी आज अभी जी जी। मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, आईकेप ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक स्कीम लॉन्च की है, जिन बच्चों ने एएफसी पास कर लिया ना, एएफसी पहला स्टेज होता है आईकेप का, आईकेप ने उनका जी जी जी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम करने का सोच लिया है। एक आईकेप ने ड्राफ्ट प्रपोजल दे दिया है, ऑलमोस्ट वो समझ लो शायद अप्रूव होने वाला है। बात अब बच्चे जो है ना, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, बच्चे बोल रहे सर हम तो एग्जाम करवा लेंगे। अब बच्चे को ये नहीं पता जब वो आगे जाके, क्योंकि एएफसी में अकाउंटिंग नहीं होती, अब जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, वो अपना इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम करवा लेंगे, क्या फाइनेंशियल उसके बाद FAR 1 FAR 2 है, क्या उनको वो समझ में आएगा कभी? नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीच में ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, सेमेस्टर 3 में था, बच्चा हमारे पास बीकॉम करके जी जी डायरेक्ट जी। आता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब वो इतना प्रॉब्लम में जी जी होता सर, था। जब उसमें आईएएस आईएफआरएस नहीं थे। हाँ, नहीं उसमें IFRS थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2012-13 की बात, जब सिलेबस रिवाइज हुआ था फर्स्ट टाइम 2013, 2012 या 13, सॉरी 2013 की फैब अटेम्प्ट, ये पहली अटेम्प्ट थी जो आईएएस वाला सिलेबस था, और बच्चे बीकॉम करके एग्जामिशन लेके आ रहे थे, उन बच्चों को समझ ही नहीं आते थे आईएएस आईएफआरएस क्या है। फिर मैं उनको कहता था भाई आप लोग बेस बनाओ। बात ये कि जहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाए, अब आपकी मर्जी होती है कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, अगर आपकी बेस अच्छी है तो आप आगे आ जाओ, वरना आप पीछे से पढ़ के आ जाओ। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट बेहतर नहीं है, तो आईएएस ने आपको अलाउ किया आप डायरेक्ट पे जाए। जिस तरह कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल, कंपनीज कॉस्ट मॉडल इसलिए अप्लाई करती है कि उनका बिजनेस गोइंग कंसर्न पे चल रहा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक सर, यहाँ यूजर फ्रेंडली वाली बात भी आ जाती है ना सर, बिल्कुल। जिसको देखिए इनडायरेक्ट बात, मेथड सूटेबल होगा वो इनडायरेक्ट मेथड को ही प्रेफरेंस देगा। देखिए बात वही है, बहुत सारे आईएएस में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं और हम आगे जाके अब देखते हैं तो बात वही, आईएएस कहता है हमने आपको ऑप्शन दिए हुए, अब आपकी मर्जी है कि आप किस, देखिए हर चीज में कोई ना कोई बेस्ट होती है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, माह रमजान में हम रोजे रखते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शनल कंडीशन है जब आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफर है,
जो शरई मुसाफिर है या जो मरीज है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग सफर में भी रोजा रखते हैं और कुछ लोग बीमारी में भी रोजा रख लेते हैं, तो वो तो फजीलत है ना, हालांकि रुखसत है लेकिन वो फजीलत को अपनाते हैं। तो बात ये कि यहाँ अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट अच्छा है तो आप डायरेक्ट पे चले जाएं, अदरवाइज इनडायरेक्ट भी मौजूद है। वहां पे ये कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मसला बिल्कुल आ सकता है, आपके एसेट अंडर स्टेट नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको डिस्क्लोजर दे देंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप हर आईएएस के आखिर में क्या देते हैं, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं रिपोर्ट 2 पेज की तो नहीं होती ना, आपकी एनुअल रिपोर्ट पूरी किताब की शक्ल में होती है, पता है ना आपको ये बात। और उसके आखिर में हर आईएएस के आपने क्या देने होते हैं, डिस्क्लोजर, राइट। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आ रही है जी सर। जी, वो थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, मैंने दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर लिया है। और इसमें स्क्रीन भी शेयर हो गई होगी दोबारा? जी सर बिल्कुल। तो अच्छा, ये आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है सर। अगर हम बेहतर कहेंगे तो अल्टीमेटली बेहतर जो है वो डायरेक्ट है, क्योंकि वहां पे आपके एसेट अंडर स्टेट नहीं होते और वहां पे आपको ग्रांट इनकम भी डायरेक्टली विजिबल होती है। लेकिन इनडायरेक्ट में एसेट आपका डेफिनेटली जब आप कम कर देते हैं तो एसेट आपका अंडर स्टेट हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हर साल फिर कम हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्सपेंस कम होता है तो दूसरी तरफ आपको इनकम भी नजर नहीं आ रही होती, राइट। मैं अगला सवाल कॉपी कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी, आप क्या बैंक? जी मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा नजर आ रहा है स्क्रीन पे इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 3। ओके गुड। अच्छा, इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी हमने कौन कौन से मेथड को डिस्कस किया है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को ना। इनडायरेक्ट। अच्छा, अब आप ये जरा देखिएगा, ये मैंने स्क्रीन चेंज की है और इस स्क्रीन पे ये मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी किया था, ये समरी है, नजर आ रही है आप लोगों को सही? जी सर। नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है। अच्छा, पढ़ता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट एट फेयर वैल्यू, जैसे बिल्डिंग वगैरह, shall be presented in the statement of financial position either by setting up grant as deferred income, ये डायरेक्ट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड। उसमें हम पहले डेफर्ड क्रेडिट करके फिर आहिस्ता आहिस्ता डेफर्ड से किस में ट्रांसफर करते रहते? ग्रांट इनकम में, ठीक है। और बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, सेकंड मेथड में क्या किया था, ग्रांट डिडक्ट कर ली थी एसेट की अमाउंट में से। जी सर, आगे एसेट के कहते कैरिंग अमाउंट कम हो गया। जी, आगे कहते हैं द ऑप्शंस अवेलेबल विद इन दिस स्टैंडर्ड आर, ये ऑप्शन किसने दिए हैं आपको? स्टैंडर्ड ने। ऑप्शन 1, ये कौन सा मेथड है ऑप्शन 1, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड सर। डायरेक्ट इनकम। One method recognizes grant as deferred income that is recognized in profit and loss on a systematic basis over the useful life of asset। क्या डायरेक्ट मेथड में यही कर रहा था कि जैसे जैसे एसेट को डेप्रिशिएट कर रहा था वैसे वैसे एसेट के रिलेटेड जो डीजीआई थी उसको डेबिट करके जीआई में क्रेडिट कर रहा था, ऐसे ही था? ऐसे ही था सर। सेकंड ऑप्शन मैंने क्या किया था इनडायरेक्ट मेथड में, क्या डीजीआई से इनकम बनाई थी या डीजीआई को वन शॉट खत्म कर दिया था? डीजीआई को एसेट से कम कर दिया था। ठीक है, अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, ऑप्शन 2। अदर मेथड इंक्लूड्स, सॉरी, अदर मेथड डिडक्ट्स
द ग्रांट इन कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। लेकिन मैंने कहा था इनकम उसमें भी रिकॉग्नाइज हो रही है, लेकिन आपको नजर हिडन थी सर। नजर क्यों नहीं आ रही थी इनकम, कोई बताएगा? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो सर हमने एसेट की 1 वैल्यू मिलियन से कम हो रहा था वहाँ पे। वेरी गुड। 1 डेप्रिसिएशन मिलियन एक्सपेंस डायरेक्ट मेथड में 9 मिलियन था, इसमें कितना था? 6 मिलियन तो कितने से एक्सपेंस कम हो रहा था? 3 मिलियन से इसका मतलब है अल्टीमेटली आपकी इनकम कितने से बढ़ रही थी? 3 मिलियन। या आगे यही बात लिखिए, द ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द लाइफ ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट एज अ रिड्यूस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कि ग्रांट इनकम रिकॉग्नाइज हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस में एक डेप्रिशिएबल एसेट की लाइफ पे, क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यस, इज दैट क्लियर नाउ? कम रिकॉर्ड के। आईएएस के मुताबिक जो इसके रूल थे, अब ये क्लियर हो गए सबको? जी सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईएएस भी हमने डिस्कस कर लिया कि अकॉर्डिंग टू आईएएस जो आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक किस तरीके से आप ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सर इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ना? बिल्कुल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। चलूं आगे? जी सर। अच्छा, अब चले जिस सवाल पे मैं जा रहा था उस सवाल पे चलता हूं, और क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे थे ना? क्वेश्चन नंबर 3। यस, ये देखिएगा, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, एक्सुबरेट इंक रिसीव अ कंसोलिडेटेड ग्रांट ऑफ 120 मिलियन। कितने मिलियन की आपको ग्रांट रिसीव हुई है? 120 मिलियन। 3/4 ऑफ द ग्रांट। 3/4 कितना होता है इसका? 90 मिलियन। 90 is to be utilized to purchase a college building। इससे आपने क्या खरीदनी है? कॉलेज बिल्डिंग। बिल्डिंग। आगे कहते हैं द बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया 3/4 के बाद? 30 मिलियन। 30। मतलब 1/4 बच गया, जी सर। जो कि कितना है? 30। उसके बारे में कह रहे हैं 120। बैलेंस ऑफ द ग्रांट इज फॉर सब्सिडाइजिंग द ट्यूशन कॉस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट फॉर 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट। ये 4 साल की ट्यूशन फीस है बच्चों की। ऐसे ही यस सर। ग्रांट की अपोर्शनमेंट दी हुई है। ये वाली ग्रांट किससे रिलेट कर रही है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। और ये वाली ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ये सवाल में मौजूद थी। अब एक चीज मैं बता दूं, इस सवाल में एक चीज मिसिंग है, और इस सवाल का सॉल्यूशन जब मैंने देखा था जिस बुक से लिया है उसने एक लाइफ एज्यूम की थी एसेट की। मैं यूजफुल लाइफ लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। किसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दे रहा हूं मैं, बताएं? बिल्डिंग की। बिल्डिंग की, ठीक है? बिल्डिंग 10 ईयर्स कर देता हूँ, ठीक है? कितनी दे रहा हूँ? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ शुड दिस ग्रांट बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ एक्सुबरेंट इंक। पहली बात तो ये बताओ, ये जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है ये कितने साल में रिकॉग्नाइज होगी? 10 सालों में। वेरी गुड। और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम? ये भी 10 में ही होगा। नहीं, 4 साल में होगी। 4 साल। 4 ईयर्स लिखा हुआ था ना? कितने साल में? 4 साल। 4 साल में। अब इधर देखिए, सपोज करें Jan 1, 2015 सपोज कर लें, गवर्नमेंट ने आपको कितने पैसे दे दिए? कितने पैसे दिए थे? 120 में। अच्छा, मैं इसको 2 मरतबा रिकॉर्ड करूंगा। कैश डेबिट, डीजीआई क्रेडिट, दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। बिल्डिंग डेबिट। नहीं, वो बाद में करता हूँ। कैश डेबिट, डीजीआई क्रेडिट, ये मैंने कितने हिस्सों में रिकॉर्ड किया? 2। तो पहला वाला जो है वो ग्रांट रिलेटेड टू क्या है? एसेट। और दूसरा वाला ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, राइट? अच्छा, अब आपने जो 90 मिलियन था उसको यूज कर लिया और उससे आपने क्या खरीद ली? क्या खरीद ली? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से?
90 मिलियन। अब आप एज्यूम करें, मैं सिर्फ 1 साल की एंट्री बना रहा हूँ समझाने के लिए, दिसंबर ईयर एंड आएगा आपका। अब आपके पास 2 ग्रांट है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, क्या ये डेप्रिशिएटेड एसेट है? यस सर। इसका रूल क्या कहता है? जैसे जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करते रहेंगे 9 मिलियन वैसे ग्रांट इनकम को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कितना मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? 9 मिलियन। और 100% ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से थी। हमने डीजीआई कितनी क्रेडिट की है? टॉप पे देखें कितनी डीजीआई क्रेडिट हुई है पहली एंट्री में? 90 मिलियन। 90। अब उस डीजीआई में से कितनी जीआई में ट्रांसफर कर दूंगा? 9 मिलियन। 9 मिलियन। सॉरी कितना मिलियन? 9 मिलियन। भाई ये जो मैंने किया है 90 डिवाइडेड बाय 10, 10 साल की लाइफ एज्यूम की, और ये भी 90 डिवाइडेड बाय 10। ये जो 90 है ये बिल्डिंग की कॉस्ट है, पहली वाली 90, और सेकंड वाला 90 जो है वो डीजीआई है। क्या है वो आपका? डीजीआई एसेट ऑन एसेट। भाई ये है ना आपका, देखें यही है या नहीं है? यस सर। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ग्रांट इनकम की वैल्यू हमेशा मतलब इक्वल आएगी? नहीं, ये उस वक्त इक्वल आएगी जब 100% कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से हो? गवर्नमेंट की तरफ। यहाँ पे 100% कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आई थी? गवर्नमेंट की तरफ। अरे ये बात समझ में? यस सर। ये वाली इनकम ट्रांसफर की है मैंने, कौन सी वाली डीजीआई ट्रांसफर की है? डीजीआई डेबिट, सीआई क्रेडिट, कौन सी? रिलेटेड टू एसेट। एसेट। इज दैट क्लियर? बिल्डिंग। यस सर। अच्छा, अब जरा एक बात सुने। अभी फरहानुर रहमान ने सवाल पूछा था, अब आपको पता है फरहान भाई आप मौजूद है यहाँ पे? फरहानुर रहमान, आर यू देयर राइट नाउ? जी 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 सर। ये मैंने डायरेक्ट मेथड से आंसर दिया या इनडायरेक्ट मेथड से? ये आपने डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड कर लेता ना तो यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 हो जाता, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग क्रेडिट होके डीजीआई डेबिट हो जाती। एसेट है लेकिन वो नजर नहीं आता बुक में। अच्छा, दूसरी बात ये है वहां पे फिर इनकम भी रिकॉर्ड नहीं होती, और यहाँ पर भी अगर आप देखें ना। मेरा सवाल सर एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था कि ये टेक्निकली अगर हम इनडायरेक्ट चल रहे हैं, हम स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपने मेथड के मुताबिक इनडायरेक्ट मेथड से अगर लेट्स सपोज इस चीज को देखें तो ये टेक्निकली आपके हिसाब से मतलब आप क्या समझते हैं कि सही? देखिए टेक्निकली बोल रहा हूँ ना मैं, बाज़ दफा कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेक्निकली हम बोलते सही नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई फैकल्टीज को भी और कई लोगों को एतराज है कि बीए की बेस पे अकाउंटिंग एग्जाम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे टीचर प्रॉब्लम में आ जाता है। बीए का बच्चा अगर डायरेक्ट आ जाए ना, वो 6 पेपर भी एग्जाम करवा के अगर आगे आ रहा है ना, एफसीएमए में फंस जाएगा वो। उसको पता ही नहीं होगा एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फंस जाएगा। तो टेक्निकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब फिर उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि मैं अकाउंटिंग पढ़कर आऊं। तो यहाँ पर भी बेहतर मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट। अगर सवाल में हमें नहीं बताता कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है तो हम कौन सा डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट। कोई सवाल में लिखा हुआ था कुछ? कोई इसका भी कॉन्सेप्ट है कोई के सवाल की नौइयत पे डिपेंड करता है हमारा मेथड? आप मुझे बताएं इस सवाल में कुछ लिखा हुआ था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नहीं। किससे सॉल्व कर रहा हूँ इसको? डायरेक्ट। डायरेक्ट से। अब आप देखिए ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने एक और डीजीआई डेबिट जीआई क्रेडिट करना है। कौन सा वाला? 30 मिलियन वाला। 30 डिवाइडेड बाय 4, वेरी गुड, 7.5 मिलियन। ये कौन सी इनकम ट्रांसफर हुई है डीजीआई से? ट्यूशन फीस वाली। ट्यूशन फीस वाली इनकम। वेरी गुड, ट्यूशन फीस वाली इनकम। ये वाली इधर देखिएगा, ये वाली इनकम है, राइट। ये वाली इनकम मैंने ट्रांसफर की। पूरी शो नहीं हो रही। स्कीम पूरी शो नहीं हो रही? हमारे पास हो रही है। हो रही है ना। अब आप देखिए मैंने ये एरो बना के भी समझा दिया। मैंने डीजीआई डेबिट जीआई क्रेडिट कितनी मरतबा एंट्री बनाई है? 2 दफा। पहली वाली जो वो कौन सी इनकम ट्रांसफर हुई? रिलेटेड टू एसेट। और दूसरी मरतबा रिलेटेड टू ट्यूशन फीस इनकम। यस। एक को मैंने 4 से क्यों डिवाइड किया ट्यूशन फीस को? क्यों 4 साल की ग्रांट दी थी। और वो जो पहली वाली थी वो 10 साल पे क्यों किया मैंने? उसमें सवाल में एज्यूम किया ये ध्यान में रखना, सवाल में लाइफ मौजूद नहीं थी, ये लाइफ हमने जस्ट क्या की है? एज्यूम। यस,
इज दैट क्लियर नाउ? सही है। ये इस सवाल में अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। ये तो मैंने सिर्फ कितने साल की एंट्री बनाई है? एक साल की। अच्छा ये बताओ, डेप्रिसिएशन और ये जो एसेट वाली ग्रांट है, ये मजीद कितने साल रिकॉर्ड होगी? बिल्डिंग की 9 इयर्स और होगी। 10 साल तक। नहीं, मजीद 9 इयर्स, एक साल तो हो गया ना? सर 9 साल। ठीक है। सर 9 साल चलेगी सर। और ये जो ग्रांट इनकम जो हम 7.5 सर मिलियन हर मजीद साल 3 साल। ये मजीद 3 साल। फर्दर 3 इयर्स। यस सर। ओके गुड। 3 इयर्स। तो भाई ये सवाल भी आई होप के सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर सर। ये डेफर्ड ग्रांट जो है इसका नेचर ऑफ अकाउंट जी सर। क्या है? ग्रांट इनकम का, ये डेफर्ड ग्रांट का जी सर, डेफर्ड ग्रांट इनकम। लाइबिलिटी, ग्रांट इनकम। लाइबिलिटी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये वाली लाइबिलिटी जो है ना 90 वाली, ये आपने पहले साल कितनी रिकॉर्ड की पहले दिन पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? 90। बुक्स ऑफ अकाउंट में 90 और 30 90 कितनी इनकम में चली गई पहले साल? सर 9। अभी भी कितनी बची हुई है? 81। 81 में से 9 मिलियन जाएगा करंट में और 72 जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि आने वाले साल में मजीद सर 81 जाएगा ना सर? नहीं, पहले साल की बैलेंस शीट जब बनाओगे, एक साल तो गुजर गया, ठीक है सर 81 होगा फिर। अब 81 टोटल लाइबिलिटी है, एक साल के बाद 81 टोटल लायबिलिटी, उसमें से 9 एक करंट साल है। का करंट ही ले लेंगे, बाकी पोर्शन और 72 नॉन करंट में जाएगा। वेरी गुड। अब जरा आ जाओ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, उसके अंदर आपने 30 में से कितनी ट्रांसफर कर दी? 7.5। अब इधर देखिए, चले मैं ये छोटी सी एक ग्राफ बनाता हूँ, ये तो थोड़ा 4 साल का है ना। अब सपोज करें ईयर 1 2 3 4 ना। सर अजान शुरू हो गई है। बस एंड कर रहे हैं हम क्लास को, ठीक है? तो आपने पहले साल 30 में से कितनी ट्रांसफर कर दी? 7.5। 7.5। अब आपके पास कितनी बच गई? 22.5। अच्छा, इसमें से ये 7.5 जो है ना, ये करंट लायबिलिटी है, और ये वाला 7.5 और ये वाला 7.5, ये दोनों क्या है? नॉन करंट। ठीक है, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल हम दिखाएंगे, बल्कि मैं आपको बताऊं ना, हमारे पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, उसमें तकरीबन वो 4 साल या पता नहीं 5 साल की लाइफ है, आधा साल गुजरा है, 4.5 साल बाकी है, तो 1 साल की करंट लाइबिलिटी, 3.5 साल की क्या दिखाएंगे? नॉन करंट। और उस सवाल में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मेथड से करना है, मतलब उसने इशारा दिया है कि ये कंपनी हर साल इनकम रिकॉर्ड करती है, ठीक है? अच्छा, अजान शुरू हो गई हमारे यहाँ पर भी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, अजान हो गई है, बस मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। और बसीर अब्दुल बसीर भाई ने पूछा कल क्लास होगी, तो स्टूडेंट अब कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि इस वीक में मैंने कहा था मैंने एक क्लास कल ली थी, एक आज ले ली है। तो ठीक है, हमारी लास्ट वीक की क्लास कंपनसेट करनी थी, लेकिन क्योंकि आपको मैंने कहा कि इंशाल्लाह कल प्लान भी है मवेशी मंडी जाने का इंशाल्लाह, या जानवर परचेज करने का इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाले मामला फरमाए। तो सुना है मंडी में बहुत ज्यादा अभी इस वक्त जो है वो पानी वानी भी जमा हो गया है। तो बहरहाल ये सवाल क्लियर है सबको? एनी ऑब्जेक्शन? सर एक सवाल था, अगर हम नो सर। एस्टिमेटेड सर अगर जब हमने एस्टिमेटेड ही लिया तो 4 साल यूजफुल लाइफ भी अज्यूम कर सकते थे, असल में 4 साल क्योंकि ग्रांट की पीरियड भी की जो है ना महमूद भाई, 4 साल नॉर्मली बिल्डिंग की लाइफ जो है ना कम है, ठीक है ना, कम से कम 10 15 20 साल तो हो। जी जी वो तो बात सही है, लेकिन क्योंकि जिस तरह एक क्वेश्चन में और था ना कि अंडर डेवलप एरियाज के हैं, तो मैंने उस चीज से अज्यूम किया है कि नहीं वो सेम ग्रांट है तो इजी हो जाता। महमूद भाई वो थी लैंड, और लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, वहां हम डेप्रिसिएशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, उस पे हम कॉस्ट लगा रहे थे बिल्डिंग पे, उसको कुछ क्लीन अप कॉस्ट लगानी थी, तो वहां हम जैसे जैसे कॉस्ट इनकट कर रहे थे वैसे वैसे इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो नॉन डेप्रिशिएटेड एसेट पे जैसे जैसे आप खर्चा सर करते मैं ताज कॉर्पोरेशन वाले को रेफर कर रहा हूँ। हाँ, ताज कॉर्पोरेशन वाले में 3 साल की लाइफ थी, तो उसमें तो लिखा हुआ था ना कि जी, वो जी। बिल्डिंग प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं की है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम है। तो वो बिल्कुल ठीक है, असम्पशन बेस जी आप जी ले मैं भी सकते यही कह हैं, रहा हूँ। असम्पशन बेस आपका आंसर हो सकता है, नो इश्यू इसमें, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी एक चीज ठीक है सर। देखिएगा, मैं एक बस क्लास को एंड करने की तरफ जा रहा हूँ, और जरा हैंड आउट में शेयर कर रहा हूँ, जो हैंड आउट मैंने कल ग्रुप में भेजा था वो मिल गया था आपको? क्या स्क्रीन पे हैंड आउट नजर आ रहा है इस वक्त? स्क्रीन पे हैंड आउट? जी सर मिल गया था। अच्छा, डेफिनेशन हमने सारी डिस्कस कर ली, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ लिया, और ये 2 ऑप्शन पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसमें एक सवाल भी हैंड आउट में कि जैसे मैंने शुरू में कहा था, सम टाइम अगर आप गवर्नमेंट की कंडीशन को पूरी नहीं कर सकोगे तो ग्रांट आपको क्या करनी पड़ती है? वापस करनी होगी सर, हाँ, रिटर्न। अब उसमें डायरेक्ट मेथड में कैसे ट्रीटमेंट होगी और इनडायरेक्ट में कैसे ट्रीटमेंट होगी, तो मेरे हैंडआउट में एक ऐसा सवाल है, ग्रिपिंग से मैंने लिया है, वो दोनों तरीकों से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, जिसमें ग्रांट वापस करेंगे हम। ठीक है, अभी बताता हूँ आगे वो कौन सा सवाल है। उसके बाद ये मतलब फर्स्ट आपने रिकॉर्ड की होगी ना ग्रांट, इसी को वापस करेंगे? नहीं, जितनी रिकॉग्नाइज कर ली, अब गवर्नमेंट अगर पूरे पैसे वापस मांग रही है तो उसको कैसे एडजस्ट करें, कुछ तो हमने रिकॉग्नाइज भी कर ली होगी इनकम के तौर पे। ठीक ठीक। तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ये सारी थ्योरी भी बताऊंगा। क्वेश्चन 1 मैंने करवा दिया है, जरा क्विक बता दे। ठीक है। 1 में हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया कि जैसे जैसे कॉस्ट इनकट कर रहे थे वैसे वैसे ग्रांट इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे। क्वेश्चन 2, लैंड नॉन डेप्रिशिएटेड थी, लेकिन उसमें आपने कुछ क्लीन अप कॉस्ट लगानी थी, तो जैसे जैसे कॉस्ट इनकट कर रहे थे वैसे वैसे डेफर्ड से इनकम में रिकॉग्नाइज कर रहे थे। 3 में डेप्रिशिएटेड एसेट था और एक इनकम भी थी, हमने उसकी लाइफ एज्यूम की, तो जैसे जैसे इनकम भी अर्न होती जा रही थी रिकॉग्नाइज कर रहे थे 7.5 मिलियन से, और जैसे जैसे हमने लाइफ एज्यूम करके डेप्रिशिएट कर रहे थे बिल्डिंग को वैसे वैसे उसको इनकम भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे। क्वेश्चन 4 में 3 साल की लाइफ थी, दोनों मेथड से किया और डिफरेंस आपको यहाँ समझा दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। 5 आप लोग नहीं कीजिएगा, मैं खुद करवा दूंगा। 6 आप लोग फिलहाल रहने दें, मैं खुद करवा दूंगा। 7 पे लिखते हैं होमवर्क, 7 होमवर्क है, इसको डायरेक्ट से भी करना है और इनडायरेक्ट से भी। ग्रिपिंग IFRS का सवाल है, राइट। 7 पे नोट कर लिया होमवर्क आप लोगों ने? 7 पे होमवर्क नोट कर लिया आपने? नोटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये वो सवाल है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ग्रांट आपको वापस करनी पड़ेगी।
इसको भी इंशाल्लाह दोनों तरीके से करेंगे जी, दोनों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 9 पास पेपर का है, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है। इसमें भी ग्रांट मिली नहीं है, ग्रांट रिसीवेबल होगा और डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि लिखा हुआ है आखिर में, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू ट्रीट द ग्रांट एज डेफर्ड क्रेडिट एंड ट्रांसफर अ पोर्शन टू रेवेन्यू ईच ईयर। उसको डेफर्ड में रखते हैं और एक पोर्शन हर साल किस पे ट्रांसफर करते हैं, इनकम में। तो ये कौन सा मेथड होता है जिसमें डेफर्ड से इनकम बनाओ, कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड। वेरी गुड, इसको देखेंगे इंशाल्लाह, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 10 भी आसान सवाल है, ये आईसीएमए के पास पेपर का है, इसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बस थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह, इसके ज्यादा सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करके और अगला IAS 23 होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो शुरू करेंगे टुमारो। वैसे तो ऑलमोस्ट चांस यही कि मैं क्लास नहीं लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ठीक है टुमारो इंशाल्लाह क्लास संडे को भी कोई चांस नहीं है क्लास का? जी संडे को भी कोई चांस नहीं है सर? नहीं, अब इंशाल्लाह देखिए क्लास जो है ना हमारी, क्योंकि ईद सैटरडे सर, सैटरडे होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, वो इंशाल्लाह हाइब्रिड होगी, ठीक है फिजिकल प्लस ऑनलाइन। जी सर इंशाल्लाह। आज का रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दीजिएगा सर। जी इंशाल्लाह, मैं भी नमाज के बाद रात को भेजता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। क्या कह रहे हैं आप? नेक्स्ट सैटरडे छुट्टियां नहीं हैं? हाँ, अब देखिए नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह हाइब्रिड होगी क्लास, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को प्लान कर लेंगे, कुछ स्पीड बढ़ानी है इंशाल्लाह ईद के बाद, ठीक है। ओके, एडवांस में सबको ईद मुबारक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह हाफिज नासिर। सर आपको भी ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। खैर मुबारक। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।